हेलो जी एवरीवन। चेक करें यार, क्या मैं लाइव हूँ? ऑडियो वीडियो आपको आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आई थिंक आई एम। ऑडियो चेक और कर लेते हैं हम लोग। हेलो जी एवरीवन। यस, इट्स रेडी। सॉरी जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई वेलकम यू अगेन टू अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल। CA Intermediate May 2024 Vishwas batch. We have started from 1st of September and as per the schedule, कॉस्टिंग की क्लास होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड द टाइमिंग इज 5:30 PM टू 7:30 PM। तो उस हिसाब से अभी सिर्फ एक ही लेक्चर हमारा हुआ है ऑन फ्राइडे, जिसमें हम लोगों ने सर मेन ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्ट के बारे में जानना, हमारी बैच में क्या अप्रोच रहने वाली उसके बारे में जानना, और आधा पार्ट हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग का भी शुरू कर दिया था, जिसमें बहुत ही यूनिक एग्जांपल्स और बहुत ही रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने मेरे साथ देखे थे। और आई होप you guys have enjoyed lecture number 1, yes or no? Good. Very good evening साक्षी, देव, मधु, निखिल, तनुप्रिया, शिवक, कैसे हो आप सब लोग यार? डूइंग ग्रेट। चलो जी, कीर्तेश एंड मनीष, शिवांशी, सुमित, प्रभाकर, वेरी 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 गुड इवनिंग, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे और आज के लेक्चर में सर हम लोग बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग के डिस्कशन को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। आज भी मैं आपके साथ और ब्यूटीफुल एग्जांपल्स लूंगा और फिर से एक बार आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूं। करेंटली हम लोग ना कॉस्टिंग की टर्म्स को समझने के लिए इनिशियल कुछ 3-4 लेक्चर, इनफैक्ट 3 लेक्चर ही मेरे हिसाब से, थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मटेरियल शुरू होगा ना फिर प्रैक्टिकल पोर्शन भी आ जाएगा। सो आप ऐसा परसेप्शन ना बना लें कि ये सब्जेक्ट ही थ्योरी है, इसका इनिशियल ऐसे ही होता है, इसलिए मैं आपको इस चीज का क्लैरिटी दे रहा हूं। ठीक है जी, चलो गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, आई नो यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड और हम लोग मिलकर फोड़ेंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मिशन 80+ आपका कहीं नहीं गया। तो मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट एट MCA विद 6+ years of experience after CA एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स सैलरी स्टैट्स व्हिच विल बिकम QA एंड CA इंटरमीडिएट पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप लोगों को पढ़ाता हूं। दिस इज विश्वास बैच कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 2 फॉर May 2024 अटेम्प्ट। और आज का हमारा एजेंडा है सर बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग पार्ट 2। तो आज हम बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे। विश्वास बैच में पहले 10 दिन तक आपकी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं सर वो यूट्यूब पर होने वाली, उसके बाद हम लोग ऐप पर शिफ्ट करेंगे और वहां पर सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चे देख पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं यार कि इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो ना तो डिफरेंट वीडियोस भी बने, लेकिन अगर आपको 1-to-1 बात करनी हो तो ये जो नंबर्स आपको विजिबल हैं आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म को फिल करके कॉल बैक का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज द टाइम टेबल, आप देख सकते हो। तो मॉर्निंग 9 AM टू 11:30 AM अकाउंट्स, 11:45 टू 1:45 लॉ आपका साइमल्टेनियस चलेगा, आईजी सर एंड दीपिका मैम। टैक्सेशन 2:45 PM टू 5:15 एंड 5:30 टू 7:30 एक दिन कॉस्टिंग और एक दिन FMSM। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे MV सर आपके लिए आएंगे। और नोट्स मैंने बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग के पिन करके डाल दिए हैं लाइव चैट में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ले सकते हो। चलिए भाई, तो लोग जुड़ चुके हैं, मैं तो तैयार हूं, उम्मीद करता हूं आप भी हैं तैयार। इफ यू गाइस आर रेडी, जल्दी से एक बार लाइव चैट में एकदम दन्ने से कर दीजिए सर, रेडी स्टडी गो, लेट्स बिगिन with a full high Josh. How's the Josh, everyone? Super high, sir. चलो गुड। तो मैं क्या करना चाहता हूं भाई, सबसे पहले ना जब जब हमारा नया लेक्चर चालू होता है ना तो एक लिंक बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार फटाफट एकदम सुपर फास्ट स्पीड में लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा था ना उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर 2 में चलेंगे। डन है भाई? ओके रिपोर्ट एवरीवन? ठीक है सर, जैसा आप बोलो सर। लेक्चर 1 में जो आपने पढ़ाया था सर पहले वो रिपीट करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगी शिवाक भाई यू विल अंडरस्टैंड, लेकिन मेनली जो आपके रजिस्टर में होना चाहिए ना वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। तो इनिशियल लेवल पर अभी जब तक मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप सिर्फ अपने नोट्स में ये नोट डाउन करो कि मैं कौन से एग्जाम्पल्स लिया था, ताकि आपको याद जल्दी आ जाए। ठीक है? और रही बात ज्यादा लिखने की, तो वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा लिखना रहेगा आपको। ठीक है? जब न्यूमेरिकल्स चालू होंगे। तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नाउन। सर
कॉस्ट किसी चीज की लागत की, किसी चीज के लिए आपने क्या रिसोर्सेज गिव अप किए। लेकिन कॉस्टिंग वर्ड सर उससे बियॉन्ड था। कॉस्टिंग वर्ड था प्रोसेस वर्ब। मतलब सर अगर मुझे किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए जो भी टेक्निक लगानी पड़ेगी, जो भी प्रोसेस लगानी पड़ेगी, दैट इज ऑल कॉल्ड एज कॉस्टिंग। सो इट इज एंटायर प्रोसेस। फिर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कॉस्ट लीडरशिप का। एनीबडी एनीबडी रिकॉल कॉस्ट लीडरशिप का कौन सा एग्जांपल आपके सामने आया था? शायद आप लोगों ने अपने पास लिखा भी होगा। तो सर मैंने आपके सामने आई गेस डीमार्ट का एग्जांपल लिया था, जहां पर हमने देखा था कि कैसे सुपरमार्केट इंडस्ट्री में डीमार्ट जो है कॉस्ट लीडरशिप को अचीव कर पाया। लेकिन कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करना आसान नहीं था सर। लेकिन ये बात आप सबको समझ में आ गई थी कि आज के समय में मैक्सिमम बिजनेसेस में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है, और हाई कंपटीशन होने की वजह से अगर आपको एज में जाना है तो कॉस्ट लीडर बनना बहुत जरूरी होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम कॉस्ट लीडर, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो मार्केट डिसाइड कर रहा है। तो तेरे हाथ में क्या बच रहा है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए? कॉस्ट को रिड्यूस करना। डन। फिर हमने सर ये 5 ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि कॉस्ट की मदद से, इस पूरे सब्जेक्ट की मदद से हम कॉस्ट को निकालना, असर्टेनमेंट सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि कैसे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट से निकाली जाती है। एक और ऑब्जेक्टिव ये है सर कि कॉस्ट कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना होता है। फिर कॉस्ट रिडक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस, और असिस्टिंग मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट जब असर्टेन करने की बात आ रही है तो भाई सिंपल है, चीजों के डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, उन वैल्यूज को लिखो, सही हेड्स पे असाइन करो और लास्ट में जाके उसको टोटल कर दो। दैट इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो उसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी पता है तो कॉस्ट प्राइस होगा तो माइनस करके प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। कॉस्ट कंट्रोल क्या था सर? मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिए थे, इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स, याद है किसी को एग्जांपल? सेवलॉन वर्सेस डेटॉल की केस स्टडी हमने ली थी, जो कि काल्पनिक थी, रियल नहीं थी, लेकिन आपको समझ में जरूर आया होगा इसकी वजह से। तो सर कॉस्ट कंट्रोल मतलब कि मेरा कॉम्पिटिटर एक पर्टिकुलर लेवल की कॉस्ट पे रीच कर चुका है, मतलब मेरी इंडस्ट्री में सभी लोग उस कॉस्ट पे बना रहे हैं। अगर मैं मेरा प्रोडक्ट महंगा बना रहा हूं तो सबसे पहले तो मुझे स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, उसके नीचे अपने आप को लाना पड़ेगा। अगर मैं वहां तक पहुंच गया मतलब कॉस्ट कंट्रोल अचीव हो गया। लेकिन अब अगर आप दूसरों से अच्छा करना चाहते हो, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो, तो जो बाकियों ने किया उससे कुछ खास आपको कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, याद आ रहा है? सर कॉस्ट रिडक्शन ना किसी भी चीज को, प्रेजेंट कंडीशन को लिमिटेशन नहीं मानता। इट सेज दैट वी हैव टू चैलेंज ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। इसके लिए भी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो टेस्ला का। मैंने बोला था कि कैसे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कन्वेंशनली होती आनी थी ऑटोमोबाइल में, लेकिन टेस्ला ने उन चीजों को बदल दिया था। राइट एवरीवन? तो यार इन एग्जांपल्स की मदद से ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं बेसिकली। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब मैं आपके सामने यहां पर शुरू करने वाला हूं आज बेसिक टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग से। जब मैं बोल रहा हूं बेसिक टर्म्स में, तो एक बात ध्यान से सुनना सर, ये ऐसे शब्द हैं जो आप पहली बार सुनोगे, और ये ऐसे शब्द हैं जो पूरे सब्जेक्ट में यूज होंगे। क्या समझे? अब जो मैं आपको वर्ड्स के बारे में समझाऊंगा वो हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे सब्जेक्ट में, और क्योंकि ये आपने पहले कभी नहीं सुने थे इसलिए इनको समझना पहले जरूरी है, तभी तो हम सब्जेक्ट में डीप में जा पाएंगे। राइट एवरीवन? कूल? ठीक है सर, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। यार लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी तुम कॉस्ट निकालना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जाते हो एक दोस्त के पास, और तुम्हारा दोस्त तुमसे बोलता है कि भाई यार चल यार ट्रिप पे चलते हैं यार गोवा। तो तुम बोलोगे पहले मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ ट्रिप क्या होगी। जब मैं ये कॉस्ट ऑफ ट्रिप लेके जाऊंगा पिताजी के पास, और जब वो बजट को अप्रूव करेंगे तभी तो आ पाऊंगा, तभी तो परमिशन मिलेगी। मैं तो कमाता नहीं हूं। तो यहां पर यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप। दूसरा, एक मैन्युफैक्चरर है जिसका वुडन वर्कशॉप है, याद है वो हमारे क्या नाम था कारपेंटर साहब का? करण कारपेंटर। तो वो करण भाई कारपेंटर जो थे, उन्होंने जब अपना वर्कशॉप डाला था, और जब उनके सामने कोई भी कस्टमर आता था कहता था मुझे ये चेयर बनवानी है, तो सबसे पहले कारपेंटर साहब ना कैलकुलेट करते होंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर। उसके बाद ही तो सामने वाले को वो कोटेशन दे पाएगा ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कॉस्ट निकालनी है तुम्हें, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट।
फिर से इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कॉस्ट निकालनी है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। आइए मेरे साथ सब लोग थोड़ा और डिफरेंट तरीके से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि एक कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ना ट्रक्स बनाती हैं, कार्स बनाती हैं, बसेस बनाती हैं। उनका एक प्रोडक्ट है टाटा एस, अगर आपने कभी सुना हो। इसको प्यार से कुछ और नाम दिया जाता है, कोई बताएगा मुझे क्या बोला जाता है? टाटा एस, टाटा एस, टाटा एस। सर छोटा हाथी, हाँ बेटा छोटा हाथी, इसको प्यार से छोटा हाथी भी कहा जाता है, टाटा एस। तो ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? दिस इज द प्रोडक्ट फॉर टाटा मोटर्स। जब टाटा मोटर्स ने टाटा एस को लॉन्च किया होगा ना, तो टाटा मोटर्स की एक कॉस्टिंग की टीम ने, फाइनेंस के अंदर जो टीम होगी, उन्होंने ना पहले देखा होगा कि यार टाटा एस को बनने में कितने खर्चे आ रहे हैं। उससे उन्होंने ये पता किया कि भाई टाटा एस टोटल, एक यूनिट ऑफ टाटा एस हमको इतने रुपए की पड़ रही है। उसमें फिर वो डीलर का कमीशन जोड़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी जोड़ेंगे, तब जाके वो एक एमआरपी मार्केट में बाहर करेंगे कि भाई टाटा एस इतने की बिकनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? यस एवरीवन, ठीक है जी। तो टाटा मोटर्स के लिए टाटा एस एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टाटा मोटर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कॉस्टिंग कर रही है, तो टाटा एस की एक यूनिट की कॉस्ट निकालना, तो टाटा एस का एक यूनिट उनके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आप समझ पा रहे हो? ऐसे और भी क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर? सर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इट मे बी अ प्रोडक्ट, इट मे बी अ सर्विस, इट मे बी अ प्रोजेक्ट, इट मे बी अ कस्टमर, इट मे बी अ ब्रांड, इट मे बी अ एक्टिविटी, इट मे बी अ डिपार्टमेंट, इट मे बी अ प्रोग्राम। प्रोग्राम से मुझे याद आया, आप सभी ने न्यूज में अभी एक बहुत ज्यादा चर्चित विषय पर सुना ही होगा, दैट इज चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 की कॉस्ट को कंपेयर किया जा रहा था हॉलीवुड की मूवीज से। बोले 615 करोड़ में चंद्रयान प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इट वाज एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम चंद्रयान 3। उस प्रोग्राम की कॉस्ट क्या आई थी? तो देखो भाई, क्या पूरी पब्लिक इंटरेस्टेड थी टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम? यस। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी कॉस्ट निकाली जा रही है दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसरो के लिए, सुनना भाई, इसरो के लिए चंद्रयान 3 इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी कॉस्ट इसरो निकालती है अपनी बुक्स में। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू विथ मी? जल्दी से एक बार लाइव चैट में कंफर्म करें यार, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ठीक है, चलो सर। तो अब और एग्जांपल्स देख लो, मैं जूम कर देता हूं। जैसे कि प्रोडक्ट में मैंने एग्जांपल लिया तुम्हारे सामने कि टाटा एस इज अ प्रोडक्ट फॉर टाटा मोटर्स, तो टाटा एस की कॉस्ट निकालना, तो एक प्रोडक्ट भी हमारे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप मान लो इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज क्या देती है आपको? पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज देती है। पैसेंजर ट्रेन, जिसमें ट्रेन सर्विसेज में आप पैसेंजर्स जा सकते हो। तो चेन्नई एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है, तो जब किराया फिक्स होता होगा ना कि इस ट्रेन से कितना किराया वसूल करना है, तो इंडियन रेलवे भी इंटरेस्टेड रहती होगी जानने में कि मेरी एक एक्सप्रेस जब चलती है तो उसकी एक ट्रिप का खर्चा कितना पड़ता है। उसको फिर वो नंबर ऑफ पैसेंजर से डिवाइड करके पर पैसेंजर कॉस्ट निकालते हैं। तो ये भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक ट्रेन फॉर इंडियन रेलवेज के लिए चेन्नई एक्सप्रेस बिकम्स अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप चीजों को समझ पा रहे हैं? एवरीवन विथ मी? यस सर। प्रोजेक्ट, आप सबको पता है पिछले 2 साल पहले ही, आई थिंक 2 या 3 साल पहले, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पूरी तरह चेंज हुई। एकदम अपडेटेड वेबसाइट आई, पूरा इंटरफेस उसका बदल गया। तो इन्फोसिस लिमिटेड एक आईटी कंपनी है, जो आपने नाम सुना होगा, बैंगलोर बेस्ड, जिनके जो फाउंडर थे वो थे नारायण मूर्ति जी। तो इन्फोसिस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था किससे? इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। क्या प्रोजेक्ट मिला था? कि आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में अब ये नए फीचर्स डालने हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्फोसिस के लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, कि जब इन्फोसिस को बोला गया होगा कि आप कितना पैसा चार्ज करोगे इस काम के लिए, तो इन्फोसिस की एक पूरी प्राइसिंग की टीम ने निकाला होगा कॉस्ट, कि इतने बंदे लगेंगे, इतने सालों तक लगेंगे, ये काम करेंगे, तब जाके इतना खर्चा आएगा, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑफ लैपटॉप एटसेट्रा। ऐसा करके उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट को एक कोटेशन दिया होगा कि हम ये पूरा काम इतने करोड़ रुपए में आपको करके दिखाएंगे। रिगार्डिंग इट, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट अगेन, दैट इज अगेन अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। चलो, प्रोजेक्ट। फिर प्रोसेस, आपको पता है कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे स्टील बनता है ना, तो काफी अलग अलग प्रोसेस से पास होके बनता है। कभी उसे पिघलाया जाता है, कभी उसे
कूल किया जाता है, उसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, उसको कट किया जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो कास्टिंग करके एक प्रोसेस होती है, तो कोई भी स्टील प्लांट होगा ना, दे विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि इस पूरे महीने में कास्टिंग वाले प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ, ताकि जितना भी लीटर वहां से आयरन ओर, जो मेरा पिग आयरन होगा ना, वो जितना भी उसमें से प्रोसेस हुआ ना, उस पर कितना कॉस्ट बांटना ये पता चले। सो कॉस्ट किसी भी चीज की निकाली जा सकती है। द प्रोसेस कैन ऑल्सो बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अ डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मान लो तुम एक ट्रेडर हो और बड़े बड़े 5-6 व्यापारियों को अपना गुड सप्लाई करते हो, तो तुम ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि मेरा ये वाला कस्टमर मेरे को कितने का पड़ता है। मतलब मैंने मेरे इस कस्टमर को साल भर में 5 करोड़ की सेल करी, पर उसको जितना सामान मैंने दिया उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो आप कस्टमर वाइज भी कॉस्ट निकाल सकते हो। तो क्या इसको लेके कोई नियम है कि ऐसे ही कॉस्ट निकालना? नहीं सर, कोई भी ऐसी चीज, इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। Boys and girls, ladies and gentlemen, I just want a quick confirmation from you. Have you understood the word cost object? जिस भी चीज का कॉस्ट निकाला जा रहा है, that is called as cost object. That's it. ठीक है जी, गुड। चलो अब चलता हूं मैं दूसरे पार्ट पर, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप सभी ने इकोनॉमिक्स में ये चीज पढ़ी होगी, आई गेस, ट्रेसेबल या डायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल इनडायरेक्ट। ये हमारे कॉस्टिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डायरेक्ट कॉस्ट, या जिसको हम प्यार से ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा सर होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको कि नॉन ट्रेसेबल भी बोलते हैं। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ना आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा अगर आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट के फंडे को समझ गए। लेट मी टेक अ ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन अ मच मैच्योर्ड वे, नॉट द वे यू स्टडीड इन फाउंडेशन, थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर्ड वे में। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। देयर इज अ सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर समझते हो ना आप, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स एटसेट्रा होती हैं, उसमें जाके जो बंदा सुपरविजन एटसेट्रा का काम करता है, देखता है कि सही क्वालिटी है कि नहीं, सही काम हो रहा है कि नहीं। तो एक सिविल इंजीनियर है जिसका नाम है मिस्टर मिस्टर प्रखर। तो प्रखर हमारे सिविल इंजीनियर हैं, और मिस्टर प्रखर जो हैं अभी ना वो एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है मजेदार, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है मुन्ना ठेकेदार। सर ठेकेदार मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर। पर वो छोटी जगह पे काम करता है ना, तो वो ऐसे नहीं लिखता कॉन्ट्रैक्टर, वो ऐसे लिखता है मुन्ना ठेकेदार। उसको सब लोग मुन्ना ठेकेदार के नाम से जानते हैं। तो मुन्ना ठेकेदार जो है वो क्या करता है, देखना, छोटे छोटे काम लेता है। जैसे तुम्हारे घर में मान लो बाहर बाउंड्री वॉल बनवानी, तो काम ले लेगा। अब वो क्या करेगा, मुन्ना ठेकेदार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर जो स्किल है वो है एंटरप्रेन्योरशिप वाली। वो ना अपनी उस स्किल की मदद से अच्छे अच्छे स्किल्ड वर्कर, बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर जो फिजिकल लेबर का काम करें, और एक सिविल इंजीनियर, इन सबको इकट्ठा करके काम करवा देता है। मतलब एग्जीक्यूशन में उसकी महारत हासिल है। तो ये जो प्रखर है ना, मिस्टर प्रखर जो कि सिविल इंजीनियर है, वो मुन्ना ठेकेदार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या मान लो उनके अंदर जॉब कर रहे हैं। तो मुन्ना ठेकेदार के पास बहुत सारे छोटे छोटे काम आते हैं। तो ये प्रखर क्या करता है, जैसे मान लो एक साइट ए है, कहीं पर काम चल रहा है, साइट ए। एक दूसरी साइट है जहां पर दूसरा काम चल रहा है, साइट बी। एक तीसरी साइट है साइट सी। चौथी साइट है साइट डी। डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे दिन भर काम चलते होते हैं। तो ये मिस्टर प्रखर क्या करते हैं, बाइक उठा के हर जगह सुपरविजन करते रहते हैं। हर साइट में जो मिस्त्री हैं, मिस्त्री मतलब स्किल्ड वर्कर, वो अपने स्पेसिफिक डिसाइडेड है। वहां के जो दूसरे लेबर वर्कर हैं, जो नॉन टेक्निकल काम कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, वो भी वहां के फिक्स हैं, वो लोग काम करते रहते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रखर है ना, वो क्या करता है, दिन भर में सुबह से निकलता है, एक एक करके चारों साइट को विजिट करता है, और वहां पर अगर उसको कुछ लगता है सजेशन देने का तो देता है, सुपरविजन करके आ जाता है। अब मेरा सवाल तुमसे ये है भाई, कि जब मुन्ना ठेकेदार जी कॉस्ट ऑफ साइट ए निकालेंगे,
जब मुन्ना ठेकेदार कॉस्ट ऑफ साइट ए निकाल रहे होंगे तो क्या प्रखर की पूरी सैलरी उसमें ऐड होगी? यस और नो, आंसर दीजिए। क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन अगेन। एक और सवाल आप लोगों से फिर से, साइट ए की कितनी कॉस्ट आई है? मुन्ना ठेकेदार को भाई सामने वाले को पैसा बताना होगा तो पहले अपनी कॉस्ट निकालेगा कि वहां इतने वर्कर काम कर रहे थे, इतने घंटे तक काम कर रहे थे। तो क्या सिविल इंजीनियर की पूरी सैलरी साइट ए में काउंट होगी? मैंने क्या सवाल पूछा? क्या सिविल इंजीनियर प्रखर ए की, मिस्टर प्रखर की पूरी सैलरी साइट ए में काउंट होगी? नहीं, क्योंकि प्रखर ने डेडिकेटेडली साइट ए में काम नहीं किया। कुछ घंटे प्रखर ए में रहता था, कुछ घंटे बी में रहता था, कुछ घंटे सी में रहता था, कुछ घंटे डी में रहता था। तो मेरा तुमसे सवाल यह है कि अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है साइट ए, तो सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर, सैलरी ऑफ इंजीनियर, cost of salary of engineer, is it traceable to site A? The answer is no, the answer is no। समझो ना बात को यार, बहुत सिंपल फंडा है। अगर मिस्टर प्रखर ने डेडिकेटेडली साइट ए के लिए काम करा होता, डेडिकेटेडली साइट ए के लिए काम करा होता, तो उसकी सैलरी की जो कॉस्ट है वो साइट ए वाले कॉस्ट ऑब्जेक्ट में पूरी तरह ट्रेस हो जाती और वो डायरेक्ट कॉस्ट कहला जाती। पर यहां ऐसा हो नहीं रहा है। तो चलो इस चीज को मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में यहां लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर प्रखर is not a direct cost because he worked for different sites, he worked for different sites। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? तो सर फिर क्या किया जाएगा? तो प्रखर की सैलरी को इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा और चारों साइट में बांटा जाएगा कोई लॉजिकल तरीके से। प्रखर की जो सैलरी कॉस्ट है वो हमारी बिजनेस की कॉस्ट तो है, लेकिन एक साइट की कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। उसकी कॉस्ट को हम चारों साइट में किसी लॉजिकल तरीके से कि कहां उसने कितने घंटे अपने स्पेंड किए हैं या फिर वॉट एवर इज द लॉजिकल बेसिस, उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। अब मैं क्या बोलता हूं, कहानी थोड़ी बदल गई। प्रखर को मुन्ना जी के साथ मजा नहीं आ रहा था। प्रखर बोला यार यहाँ तो कोई एक्सपोजर ही नहीं है यार, है सारा काम मैं ही देखता हूँ यार, ये क्या है यार। उसने जॉब छोड़ दी। नाउ मिस्टर प्रखर इज वेंट टू अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो मिस्टर प्रखर secured job in L&T Constructions Limited, L&T Constructions Limited, L&T Constructions Limited कंपनी में मिस्टर प्रखर को जॉब लग गई। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब L&T वालों ने उसको क्या काम दिया मैं आपको बताता हूं। L&T वालों ने प्रखर को बोला कि देखो भाई, एक वेयर हाउस बन रहा है विच इज फॉर लाइक 12,000 स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा वेयर हाउस बन रहा है जिसको बनने में करीबन 2 साल लगेंगे। चलो 2 साल लगेंगे। तो L&T कंस्ट्रक्शन ने एक बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें वो उस कंपनी का बहुत बड़ा वेयर हाउस बना रहे हैं 12,000 स्क्वायर फीट का, और ये काम 2 साल में कंप्लीट होगा। और कंपनी ने ये बोला कि प्रखर भाई, अब आने वाले 2 साल तक तुमको डेडिकेटेड तरीके से इस वेयर हाउस के काम में सुपरविजन करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर प्रखर की नई जॉब लग गई, मिस्टर प्रखर ने L&T ज्वाइन किया। L&T में उनको जो पहला काम मिला, पहला प्रोजेक्ट मिला, वहां पर एक वेयर हाउस बन रहा था जो 2 साल तक बन रहा था, और उस 2 साल तक अब प्रखर को उसी प्रोजेक्ट में लगे रहना है और देखते रहना है कि वहां काम सही से चल रहा है कि नहीं। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख दूं लेट्स से ITC 02, कि ITC कंपनी ने वेयर हाउस बनाने को बोला था और उसका प्रोजेक्ट का नाम है ITC 02। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ ITC 02 निकालने जा रहा हूं, तो ITC 02 मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहला गया, जिसकी तुम कॉस्ट निकालना चाहते हो तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
तो आईटीसी 02 के पूरे काम में जो कॉस्ट लग रही है, आईटीसी 02 कॉस्ट ऑब्जेक्ट के पूरे काम में जो कॉस्ट लग रही है ना, उसमें सर सैलरी ऑफ प्रखर, सैलरी ऑफ मिस्टर प्रखर, बताइए डायरेक्ट कॉस्ट मानी जाएगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट मानी जाएगी? सर इट विल बी कंसीडर्ड एज डायरेक्ट, it will be considered as direct because he is working dedicated for ITC 02 प्रोजेक्ट, ITC 02 वाले प्रोजेक्ट के लिए वो डेडिकेटेडली काम कर रहा है। अब मेरा एक जनरल सवाल है, ये स्टोरी पूरी होती है, ये वाली स्टोरी होती है पूरी। अब मेरा आप लोगों से जनरल सवाल है, कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ अ सिविल इंजीनियर क्या होना चाहिए जनरली? डायरेक्ट होती है इनडायरेक्ट होती है, क्या लगता है आपको? अगर मैं जनरली तुमसे पूछूं कि बताओ भाई, एक सिविल इंजीनियर की जो सैलरी है, वो सैलरी कॉस्ट जो है कंपनी के लिए शुड बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? मैं कोई सिचुएशन नहीं बता रहा तुमको, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अरे भाई, इसका आंसर ऐसे नहीं दिया जा सकता, इसका आंसर है डिपेंड्स, इसका आंसर है डिपेंड्स। सिंगल आंसर कैसे दे रहे हो आप लोग? मैं तो एक नया सवाल लेके आया हूं, मैं ना तो एलएनटी की बात कर रहा हूं ना तो मुन्ना ठेकेदार की बात कर रहा हूं, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं तुमसे, अगर सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि बताओ एक सिविल इंजीनियर की सैलरी को क्या माना जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है इनडायरेक्ट, तुम बोलोगे भैया डिपेंड। ऐसे किसी किसी कॉस्ट के नाम से पता चलता है क्या? क्या किसी कॉस्ट का नाम क्या है उससे पता चलता है कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? नो सर, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, वेदर इट इज ट्रेसेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट और नॉट। क्या कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए वो ट्रेसेबल है या नहीं? क्या आप मेरी बात समझे भाई? क्या आप मेरी बात समझे? तो सिविल इंजीनियर की जो सैलरी है उसकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, इसका आंसर बिना सिचुएशन जाने नहीं दिया जा सकता। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लिंक करके पढ़ाया। जब पहले तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट था छोटे 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 साइट्स, तो उसके लिए प्रखर की सैलरी इनडायरेक्ट थी, क्योंकि प्रखर डेडिकेटेडली किसी भी साइट पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब प्रखर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसको बड़े काम मिलते हैं, जिन कामों को खत्म होने में कई कई साल लग जाते हैं, तो वहां पर वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स रखते हैं, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के लिए उस इंजीनियर की सैलरी को डायरेक्ट माना जाएगा। तो यहां पर तो आंसर उस बेसिस पे दिया ही नहीं जा रहा है कि वो सैलरी है, सिविल इंजीनियर है या उसका नाम प्रखर है। वो तो इस बेसिस पे दिया जा रहा है कि क्या कॉस्ट ऑब्जेक्ट में वो पूरी तरह ट्रेसेबल था या नॉन ट्रेसेबल था। बॉयज एंड गर्ल्स, संतोष ओपी, अगर जबरदस्त क्लैरिटी आई है और परम आनंद की प्राप्ति हुई है तो संतोष ओपी लिख दीजिए एक बार जल्दी से लाइव चैट के अंदर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। So direct costs are the costs that are readily identified and are traceable to a particular cost object. इसीलिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाया गया ताकि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की अब थोड़ी मैच्योर्ड वाली डेफिनेशन आप समझ सको। अगला, इनडायरेक्ट कॉस्ट, indirect costs are costs that are not traceable to a particular cost object. These costs may bear some functional relationship and may vary with the output in some definite way. Indirect cost मतलब जो कॉमन होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉमन कॉस्ट जो पर्टिकुलरली किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट से ट्रेसेबल नहीं है। चलो सर, अब यार आप लोग ना लाइफ में बहुत सारी जगह यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, अगर आप निकाल रहे हो तो आपका आंसर रुपीज में आएगा, रुपीज में। लेकिन उसके बाद ना आप लिखोगे कि दैट इज फॉर पर
किलो लीटर या पर गैलन, ऐसा समझते हो? जैसे सीमेंट है, आपने सीमेंट खरीदी क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो जब आप कॉस्ट ऑफ सीमेंट लिखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं लिखोगे ₹50। सीमेंट की जो कॉस्ट है वो किस यूनिट में दिखाई जाती है, उसको उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को ये तो पता ही है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसी कोई चीज़ होती है भाई, किलोमीटर, लीटर, केजी, एटसेट्रा, सब जानते हैं ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर भी वही बात है सर। ट्रेस मतलब बेटा लिंक कर पाना शिवाक, ट्रेस मतलब लिंक कर पाना, ठीक है। छोरी को बेटा अगर आप चाहो ना मधु तो लिख सकते हो, लेकिन ये नोट्स आपके पास हैं तो लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले लेक्चर में भी आपको गाइड किया था कि जो आप रजिस्टर बनाओगे तो जो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जब हम मटेरियल चालू कर देंगे, तो एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट नोटबुक में होना चाहिए, वो नोटबुक में चेक करूंगा आपकी, ठीक है। अभी की जो चीजें हैं मेरे हिसाब से तो आपको स्टिकी नोट्स लेना चाहिए और अपने इन्हीं नोट्स को मैंने प्रिंट करने को बोला था आपको, स्टिकी नोट्स से लिख कर बाजू में एग्जाम्पल डाल देना चाहिए, मुन्ना ठेकेदार, LNT, तो तुमको याद आएगा सारा चीज, ठीक है। बाकी तुमको अगर ऐसे पूरा का पूरा कॉपी में लिखना है ये टेक्स्ट, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई कैन नॉट वेट फॉर दैट कि चलो बेटा चलो लिखो, यहाँ सामने लिखा हुआ है चलो तुम लिखो। ऐसे बचपन में जैसे अपन डिक्टेट करते थे ना, वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समय हमारा बचेगा। चलो, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट यूनिट की। तो आप सभी ने कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से परम तरीके से समझ लिया है। अब हम आते हैं कॉस्ट यूनिट। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट में बी असर्टेन्ड और एक्सप्रेस्ड। तो किसी भी चीज की कॉस्ट को कैसे दिखाया या कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज द कॉस्ट यूनिट। तो जैसे सीमेंट है, सीमेंट की कॉस्ट आपकी पर टन पर बैग के हिसाब से होती है। केमिकल्स जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो लीटर, गैलन। इलेक्ट्रिसिटी का पता है आप सभी को? कभी मीटर जाके देखा है? मीटर जाके देखा कभी? आपके यहाँ वो रीडिंग लेने आते हैं मीटर में इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया, कभी जूम करके जाके देखना, आपको यहाँ पर एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखेगी। देखो मेरे को तो दिख रही है भाई, KWH, KWH यूनिट ऑफ मेजरमेंट नजर आ रही है? KWH, KWH का मतलब होता है किलो वॉट आवर्स, KWH। वैसे तो मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन किलो वॉट आवर्स बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, और कुछ लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी मेरे को फिर से समझा देना चाहिए बढ़िया से एग्जांपल लेके। बताइए मुझे सारे बच्चे, आपके घर में एक फैन है और आपके घर में एक AC है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हाई कौन से अप्लायंस को चला के आ रहा होगा, फैन को या AC को? जो बिजली का आपका बिल है वो फैन से ज्यादा आ रहा होगा या AC से ज्यादा आ रहा होगा, बताइए। निशा ने बोला AC, बाकी लोग? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, चिराग भी यही बोल रहा है सर, AC है ना। निखिल बोल रहा है डिपेंड्स, साक्षी भी बोल रहे डिपेंड्स। मैं बताता हूँ कुछ खास बात आप लोगों को। सर उस चीज से बिल ज्यादा आएगा जो ज्यादा चलेगा, है। तो चलो मैं तुमको बोल देता हूं कि फैन तुम्हारे यहाँ चलता है महीने में, मान लो 3 घंटे एक दिन में चलता है, 90 घंटे, और AC चलता है 30 घंटे। अब बताओ भाई, अब किसका कॉस्ट ज्यादा आएगा? सर ये तो फिर देखना पड़ेगा सर, क्योंकि फैन भले 90 घंटे चल रहा है लेकिन फैन में बिजली कम लगती होगी ना, AC में ज्यादा लगती होगी। तो एक फैक्टर होता है टाइम, एक फैक्टर होता है टाइम और दूसरा फैक्टर होता है लोड। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, जो बिजली का आपका यूनिट निकल कर आता है ना, वो दो चीजों का कंपोजिशन है, एक है टाइम और एक है लोड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि फैन है तुम्हारा 200 वॉट का और AC है तुम्हारा 600 वॉट का, तो ऑब्वियसली AC का लोड ज्यादा है। लेकिन अगर फैन चल रहा है 6 घंटे और AC चल रहा है 1 घंटे, तो भी अगर तुम देखोगे ना तो फैन का बिजली का खर्चा ज्यादा आएगा, 1200 वॉट आवर्स और 600 वॉट आवर्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ऐसा मान लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि 200 वॉट का जो पंखा है वो डेली चलता है आपका, डेली। पंखे तो सर डेली चालू ही रहते हैं, और मान के चलो कि 12 घंटे डेली चालू रहते हैं, मतलब 30 दिन में 12 घंटे के हिसाब से 360 घंटे चालू है, 360 आवर्स तुम्हारा फैन चालू है एक महीने में। और AC जो है सर वो तुम सिर्फ रात को सोने से पहले ना 2 घंटे चलाते हो, तो महीने भर में 60 घंटे चलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 72,000 वॉट
आवर्स, और यहाँ का कैलकुलेशन हो जाएगा 36,000 वॉट आवर्स। अच्छा, सबने भाई आजकल मॉडर्न जिंदगी में जी रहे हो तुम लोग, के का मतलब तो सब जानते ही हो, के का मतलब सब जानते हो ना, 1000। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 72 किलो के किलो वॉट आवर्स, और इसको लिख सकता हूँ 36 किलो वॉट आवर्स। अच्छा, ये मतलब है के डब्ल्यू एच का। यस, के का मतलब 1000, डब्ल्यू का मतलब वॉट, एच का मतलब आवर्स। तो जो आपके यहाँ बिजली का बिल आता है ना, उसी बेसिस पे आता है कि भाई कौन कौन से अप्लायंस हैं, कितने लोड वाले अप्लायंस हैं और कितने समय के लिए चल रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि मैंने एसी लगा के रखा है तो बिल ज्यादा आना चाहिए। अरे चलना भी तो चाहिए। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि कोई चीज अगर चल रही है तो ज्यादा ही महंगी होगी, हो सकता है कि कम लोड की हो, जैसे पंखा। आर यू गेटिंग इट भाई? तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता है उसमें जो यूनिट आती है वो केडब्ल्यूएच होती है। केडब्ल्यूएच के पीछे का साइंस मैंने आपको समझा दिया है कि दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितने समय तक चल रहे हैं अप्लायंसेस और कितना लोड लेके चल रहे हैं, दैट इज केडब्ल्यूएच। चलो, अच्छा, फिर जैसे छोटी लोकल बसेस हैं जो छोटी छोटी जगह पर रुक जाती हैं और सवारी चढ़ती उतरती रहती है, तो वो कैसे अपना रेट डिसाइड करते हैं? वो ये कॉस्ट निकालना चाहते हैं सर कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक चलाने का कितना पैसा लग रहा है। और फिर वो बात अलग है कि वो एक मिनिमम चीज रख देते हैं कि भाई तुम अभी चढ़े बस में और अगले स्टॉप में उतर जाओगे तो भी 5 रुपए तो लगेंगे। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि एक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है पैसेंजर वालों के लिए, कि कितने लोग चढ़े हैं और कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं। अगर तुम ज्यादा लंबा सफर करोगे तो भी पैसा ज्यादा लगेगा, अगर सफर छोटा है लेकिन लोग ज्यादा है तो भी तुम्हारा बिल ज्यादा बनेगा। तो डिपेंड करेगा दो चीजों पे, कितनी सीट ऑक्यूपाई हो रही है और कितने किलोमीटर तक तुम जा रहे हो। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। एजुकेशन में होता है पर कोर्स पर बैच, है ना? आई होप यू आर गेटिंग इट। तो तुमने दो टर्म्स मेरे साथ अभी क्लियर करी है सर। पहली टर्म जो तुमने क्लियर करी वो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरी टर्म जो तुमने मेरे साथ क्लियर करी दैट इज कॉस्ट यूनिट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, तो बता ही दीजिए फिर। मान लीजिए एक स्मॉल बिजनेस है, एक स्मॉल बिजनेस है, उस बिजनेस में एक ओनर है, एक ओनर है, दो एम्प्लॉयज हैं, बस। एक छोटी सी शॉप है, उस शॉप में एक ओनर बैठता है और दो एम्प्लॉयज बैठते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट, अगर उस शॉप में कॉस्ट ज्यादा लग रही है कम लग रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ओनर की। अच्छा, ज्यादा सेल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, कम सेल हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ओनर की। तो जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से सुनना, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज की एक ही व्यक्ति के ऊपर होती है। फिर जैसे जैसे बिजनेस थोड़े बड़े होते जाते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें स्मॉल बिजनेस को बना देता हूँ मीडियम, एमएसएमई, मीडियम बिजनेस बना देता हूँ। अब वो मीडियम बिजनेस है तो ओनर ने क्या किया है, ओनर ने ना दो मैनेजर रखे हैं, एक सेल्स मैनेजर रखा है और एक परचेज मैनेजर रखा है, और बाकी 5 एम्प्लॉयज और रखे हैं। अब ओनर क्या करता है ना, ओनर नए क्लाइंट्स बनाता है, नई स्ट्रेटेजी सोचता है, लेकिन ना वो शॉप पे सेल्स कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही इसकी जवाबदारी, इसकी टेंशन नहीं लेता वो। हाँ, नई ब्रांच खोलनी है इसके बारे में आइडियाज लगाता है, सब कुछ करता है, बाकी कुछ नहीं करता। तो अब अगर मैं तुमसे इस सेकंड वाले केस में पूछूं कि बताओ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स की ज्यादा हो रही है कम हो रही है, किसके किसके कंधों में आ गई है? सर अब ये आ चुकी है सेल्स मैनेजर के कंधों में। मतलब आप देख रहे हो जैसे बिजनेस बड़ा होता है ना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करते हो, असाइन करते हो दूसरे लोगों तक। ट्रू सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वही अगर मैं तुमसे बोलूं भाई कि इसमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट की बात की जाए, कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, या मटेरियल कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कि जो मटेरियल खरीदा जा रहा है तो मैं बोल दूंगा भाई कि वो है परचेज मैनेजर की,
कि मटेरियल सस्ते से सस्ता खरीद के आना है। परचेज मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाता है, निगोशिएशंस करता है, डिफरेंट वेंडर्स से मिलता है, उनसे बात करता है, कम करवाता है पैसे और कम से कम में लाता है। हाँ, लेकिन अभी भी अगर मैं तुमसे बोलूं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर कॉस्ट, कि जैसे लेबर कॉस्ट हो गया, मशीनों की कॉस्ट हो गई, है ना, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट होगी, इन सब की जवाबदारी अभी भी ओनर की ही है। तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा, बिजनेस में जो जवाबदारी होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। समझ रहे हो? इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लार्ज बिजनेस होगा, लार्ज बिजनेस होगा या लार्ज कंपनी होगी, तो वो क्या करेगी, उसका जो सीईओ होगा, ओनर को अब मैं सीईओ बोल दे रहा हूँ, सीईओ ना क्या करेगा, अपने अंदर दो लोगों को रखेगा। एक कहेगा कि तू बिजनेस ए को संभाल, तू बिजनेस बी को संभाल। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट किसकी होगी, कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ओनर की। सेकंड वाले केस में भी अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, भाई कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी तुम परचेज मैनेजर को डांट लेना, सेल्स कम होगी तुम सेल्स मैनेजर को डांट लेना, लेकिन प्रॉफिट कम होगा तो लोग तो ओनर से ही पूछेंगे ना, क्यों भैया कैसे चला रहे हो बिजनेस आप। लेकिन अब मैं और बड़े बिजनेस में जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मच लार्जर एक्सटेंड नाउ। अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कंपनी है सर जो दो बिजनेसेस पे है, एक ऐसी कंपनी जो दो बिजनेस में है, मान लो ऑयल के बिजनेस में भी है और टेलीकॉम के बिजनेस में भी है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरी भी है और रिलायंस जियो टेलीकॉम भी है। अभी के लिए मान लो कि जियो डिफरेंट कंपनी नहीं बनी है। अब इसका एक आपने सीईओ बोल दो या फिर बिजनेस हेड बोल दो, एक बिजनेस हेड आपने असाइन किया होगा, इस बिजनेस का अलग बिजनेस हेड बनाया होगा। तो अब जो कंपनी का ओनर होगा ना, वो टेंशन लेगा ही नहीं, वो तो दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा है, स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर ऑयल वाले बिजनेस का प्रॉफिट कम है ना, तो बिजनेस हेड इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स किसकी, बिजनेस हेड, कॉस्ट किसकी, बिजनेस हेड, प्रॉफिट भी किसका, बिजनेस हेड। हाँ, ये बात अलग है कि फिर बिजनेस हेड अपने खर्चों को या अपनी चीजों को और फर्दर बांटेगा। बिजनेस हेड कहेगा कि मैं भी अपने अंदर एक सेल्स मैनेजर रखूंगा, मैं भी अपने अंदर एक परचेज मैनेजर रखूंगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तक, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स तक बांटनी पड़ती हैं। और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, बिजनेस यूनिट के जो भी हेड या मैनेजर्स होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, चलो सर, अब बिजनेस को और मेगा बिजनेस कर देता हूं मैं, बहुत बड़ा बिजनेस हाउस बना देता हूं, एम्पायर। जैसे कि एग्जांपल गोदरेज मान लो या अदानी मान लो या बिरला मान लो, चलो, क्योंकि टाटा के एग्जांपल तो मैं अलग से लूंगा चित्रों के साथ, इसलिए अभी टाटा नहीं ले रहा हूं, अभी बिरला ले रहा हूं। तो मान लीजिए बिरला ग्रुप है, पूरा बिरला ग्रुप। तो बिरला ग्रुप ने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज खोल दी, जैसे वीआई एक कंपनी है, वोडाफोन आइडिया। उसके बाद फिर बिरला ग्रुप ने जैसे कंपनी खोल दी, मान लो पेंटालून्स उनका एक ब्रांड है वैसे तो, अभी के लिए कंपनी मान लेता हूँ। फिर पीटर इंग्लैंड, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के बिजनेस है उनके, और भी होंगे भाई, प्रॉपर्टीज का कोई बिजनेस होगा, एजुकेशन का कोई बिजनेस होगा, समथिंग लाइक दिस। अब समझ जाओगे तुम बेटा, निखिल बेटा, अब जो एग्जांपल ले रहा हूं ना, उससे तुम ये वाले सीईओ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ जाओगे तुम। अभी तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटायर बिजनेस, लेकिन जो दोनों बिजनेसेस है ना, ऑयल बिजनेस का हेड और टेलीकॉम बिजनेस का हेड, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी बिजनेस यूनिट के प्रॉफिट के लिए, उनकी खुद की बिजनेस यूनिट की जो प्रॉफिटेबिलिटी उसके लिए, और सीईओ पूरे बिजनेस के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर क्या होगा, जब बहुत अलग अलग ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हो जाती है ना, जैसे वीआई लिमिटेड एक कंपनी है और बिरला ग्रुप एक अलग है, तो वीआई लिमिटेड जो है एक इन्वेस्टमेंट की तरह है बिरला ग्रुप के लिए। बताओ ना भाई, बिरला ग्रुप के पास बहुत सारा पैसा है, बिरला ग्रुप इज द होल्डिंग कंपनी, तो बिरला ग्रुप फैमिली ने करोड़ों रुपए वोडाफोन आइडिया कंपनी में लगाए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर देम,
बिल्कुल सर। अब अगर वोडाफोन के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा कि हाँ भाई बिरला ग्रुप का इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ है। और अगर वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के शेयर के प्राइस घटेंगे मतलब बिरला ग्रुप का वो इन्वेस्टमेंट डेड हो रहा है। तो जो वीआई लिमिटेड का सीईओ है, वीआई लिमिटेड का सीईओ है ना, वो वीआई लिमिटेड की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है, लेकिन अलोंग विद द प्रॉफिटेबिलिटी उसको इस चीज की भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी कि मेरी कंपनी जो लिस्टेड है ना, तो मैं उसके शेयर प्राइस भी बढ़ा के दूं। क्योंकि होल्डिंग कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा हुआ है, जो ग्रुप के हेड बैठे हुए हैं, वो मेरे से यही पूछते हैं, हमने आपको सीईओ बनाया इतनी बड़ी कंपनी का, आप हमको कितना रिटर्न दे रहे हो हमारे इन्वेस्टमेंट में? आप जो वीआई लिमिटेड कंपनी चला रहे हो ना, वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, हमने हजारों करोड़ों रुपए इसमें लगाए हैं, उससे कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, आर यू गेटिंग इट गाइस? दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब ये मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। अब मैं और चित्रों की मदद से और एग्जांपल्स में चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर वो देखो यूनिट्स को समझाने के लिए दिखाया था आपको चित्र, इंटरनेट से लिए थे। जैसे सीमेंट प्राइसेस इन लखनऊ 50 केजी पर बैग। फिर जो आपका ये होता है स्टील, स्टील के जो सरिये आते हैं ना, उसका प्राइस है ये 35,000 पर टन। ठीक है। फिर जैसे मैंने वो टाटा एस वाला एग्जांपल लिया था कि टाटा एस इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर टाटा मोटर्स। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर इंडियन रेलवेज। चलो अब मैं आता हूँ डाबर इंडिया लिमिटेड में। अब डाबर इंडिया लिमिटेड सिर्फ एक टाइप का बिजनेस तो करती नहीं है, उनका हेल्थ प्रोडक्ट्स भी हैं, उनके फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, और उनके कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट्स भी हैं। तो कंज्यूमर केयर बिजनेस हो गया, कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस हो गया, डाबर फूड्स बिजनेस हो गया। अब आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखो। डाबर इंडिया लिमिटेड इज द कंपनी। डाबर इंडिया लिमिटेड के 3 बिजनेस यूनिट और डाबर इंडिया लिमिटेड का एक कॉमन फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉमन एचआर डिपार्टमेंट और कॉमन जनरल एडमिन डिपार्टमेंट। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि फाइनेंस क्या है, बताओ क्या फाइनेंस सेल करता है? नहीं सर, फाइनेंस सेल तो करता नहीं है। तो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस कंपनी के लिए कॉस्ट है, जरूरी है लेकिन कॉस्ट है। तो फाइनेंस कहलाएगा डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए कॉस्ट सेंटर। सीएफओ से ये बोला जाएगा कि भाई फाइनेंस के खर्चों को थोड़ा कम कीजिए। एचआर, एचआर भी कंपनी के लिए खर्चा है, कॉस्ट सेंटर। एडमिनिस्ट्रेशन भी कंपनी के लिए खर्चा है, कॉस्ट सेंटर। अब सुनो, कंज्यूमर केयर बिजनेस यूनिट, कंज्यूमर केयर बिजनेस यूनिट इज अ प्रॉफिट सेंटर। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर केयर के अंदर सेल भी होती है, परचेज भी होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कंज्यूमर केयर को देखेगा ना, तो ये नहीं देखेगा कि कंज्यूमर केयर की सेल कितनी ज्यादा हो गई, सेल भी देखेगा, परचेज भी देखेगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट देखेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट देखेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट कंज्यूमर केयर को किस तरीके से देख रहा है? एज अ एज अ कॉस्ट सेंटर? नो। एज अ रेवेन्यू सेंटर? नो। देन वी आर लुकिंग टू कंज्यूमर केयर एज अ प्रॉफिट सेंटर। तो कंज्यूमर केयर का जो हेड होगा ना, वो कंज्यूमर केयर की सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और उसकी परचेजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द सेम विद द कंज्यूमर हेल्थ, दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट सेंटर। अब थोड़ा नीचे आते हैं। कंज्यूमर केयर का जो हेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एज अ कॉस्ट सेंटर देखता होगा। जब सीईओ ने कंज्यूमर केयर के हेड को डांटा, तो कंज्यूमर केयर का जो हेड है वो अपनी भड़ास कहां पर जाके निकालेगा? क्या यार प्रोडक्शन मैनेजर, यार क्या कर रहे तुम यार, क्यों खर्चा बढ़ा दिया तुमने यार, अच्छे से मैनेज करो, वेस्टेज मत करो यार, सस्ता खरीद के लाओ। कॉस्ट सेंटर। अच्छा सेल्स अच्छे से नहीं हो रही है, तो सेल्स मैनेजर को जाके डांटेगा, रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू सेंटर। तो कंज्यूमर केयर बिजनेस यूनिट के लिए उसका सेल्स डिपार्टमेंट उसका रेवेन्यू सेंटर है, कंज्यूमर केयर बिजनेस यूनिट के लिए उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका कॉस्ट सेंटर, और डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए कंज्यूमर केयर एक प्रॉफिट सेंटर है। अगर आप मेरे इन एग्जांपल्स को अच्छे से सुन रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, कोई डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ते हैं आखिर में अंग्रेजी, उसमें कोई डाउट नहीं है, अंग्रेजी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं उसकी बात समझिए। सर, डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए कंज्यूमर केयर बिजनेस यूनिट इज अ प्रॉफिट सेंटर, कंज्यूमर केयर बिजनेस यूनिट के लिए उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर, कंज्यूमर केयर बिजनेस यूनिट के लिए उसका सेल्स डिपार्टमेंट इज अ रेवेन्यू सेंटर। एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, बताना, बताओ, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर इज अ डैश फॉर इंडियन रेलवेज। जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर होते हैं वो
इंडियन रेलवेज के लिए क्या है? इज इट अ कॉस्ट सेंटर, इज इट अ रेवेन्यू सेंटर, इज इट अ प्रॉफिट सेंटर? सर देखो, जो रिजर्वेशन काउंटर होते हैं उनका मेन काम होता है टिकट्स को बेचना, तो दे विल बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। कि जैसे मान लो लग रहा हो कि किसी स्टेशन में बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो कंपनी इवेल्युएट करती है इंडियन रेलवेज की, यहाँ पर 2 काउंटर और लेके आ जाओ, काउंटर कम होने की वजह से अच्छे से सेल नहीं हो पा रही, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से आप देख के समझ सकते हो चीजों को क्या है। अब जैसे ये टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी वो है टाटा सन्स। ये मेन होल्डिंग कंपनी पूरे ग्रुप की, ये मेन होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स। अब टाटा सन्स ने टाटा मोटर्स में कुछ पैसा लगाया है, या कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल टाटा सन्स ने टीसीएस में 73% स्टेक है। टाटा सन्स का टीसीएस में 73% शेयर है। अब जब टीसीएस का सीईओ मीटिंग करने के लिए आएगा, तो टाटा सन्स वाले कैसे बात करेंगे? और चंद्रशेखर जी कैसी चल रही कंपनी? बढ़िया सर। क्या रहा प्रॉफिट का फिगर इस बार? रेवेन्यू कैसा रहा? कॉस्ट मैनेज हो रही है? मार्जिन कैसा रहा? बढ़िया। शेयर का प्राइस क्या चल रहा है अभी? आरओआई कितना चल रहा है अभी? हमने आपके ऊपर 73 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, वो वैल्यू आज कितनी है बताइए। तो क्या आप समझ रहे हो? जब मैं डाबर इंडिया लिमिटेड वाले एग्जांपल में था तो मैं विद इन कंपनी बात कर रहा था, अब मैं विद इन ग्रुप बात कर रहा हूं। तो अगर मैं अब ये पूछूं तुमसे, टीसीएस इज डैश फॉर टाटा सन्स, योर आंसर विल बी इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉफिट सेंटर, इट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सेंटर। समझ रहे हो आप? तो एक होल्डिंग कंपनी के लिए उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। एक एक सिंगल कंपनी के लिए उसका जो एक बिजनेस यूनिट है वो प्रॉफिट सेंटर होता है। एक बिजनेस यूनिट के लिए उसका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर होता है, सेल्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू सेंटर होता है। उसी तरह एक होल्डिंग कंपनी के लिए उसका जो सब्सिडरी कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या ग्रुप या यूनिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस चीज से जाना जाता है, उस टाइप का सेंटर वो माना जाता है। ठीक है, अब वक्त आ चुका है सर जिसमें मैं आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस को अंग्रेजी में पढ़ाऊं, पर आप बहुत आराम से समझ पाओगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एग्जाम्पल्स एकदम क्लियर हैं। चलिए एक बार रीड करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। सर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट डेलीगेट करता है, डेलीगेट मतलब बांटता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पीपल। क्यों करता है सर? ताकि बिजनेस में बेटर कंट्रोल हो सके। ऑब्वियसली यार, बिजनेस को बेटर कंट्रोल करना है तो अकेले एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़े। दीज डिपार्टमेंट्स और पीपल आर नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इन डिपार्टमेंट्स को या इन व्यक्तियों को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन सारे जो सेंटर्स हैं उनको हम अलग अलग चीजों के बेसिस पे मतलब मेजर करते हैं। आज अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम तुम्हारे एक सेल्स डिपार्टमेंट को किस बेसिस पे मेजर करोगे कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कि पिछले पीरियड और अभी पीरियड में कितनी सेल्स उसने बढ़ाई। तुम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किस बेसिस पे मेजर करोगे कि कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया और कितनी कम कॉस्ट इनकर करी, तो कॉस्ट सेंटर। तुम तुम्हारे बिजनेस यूनिट को कैसे इवेल्युएट करोगे, कितना प्रॉफिटेबल हुआ ये वाला बिजनेस। तुम तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी को कैसे इवेल्युएट करोगे, कितना आरओआई मिला इस, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर, राइट। तो चलिए सर, सबसे पहला कॉस्ट सेंटर्स, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में सबसे पहला कॉस्ट सेंटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट अंडर इट्स कंट्रोल। जैसे कि एक मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में एक मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट की जवाबदारी ये होती है कि भाई जो भी मटेरियल आ रहा है वो सस्ते से सस्ता लाया जाए, तो मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर रेवेन्यू सेंटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर अकाउंटेबल फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि टिकट काउंटर फॉर इंडियन रेलवेज। आई होप आप समझ पाए। प्रॉफिट सेंटर क्या है सर? These are the responsibility center which have both responsibility of revenue also and expenditure also। आज अगर मैं डाबर इंडिया लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंज्यूमर केयर जो डिपार्टमेंट है उनका, वो दोनों चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कंज्यूमर केयर की सेल भी बढ़ाए और कंज्यूमर केयर की कॉस्ट को भी कम करे।
तभी कंज्यूमर केयर की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो जहां दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट की कहला गई, क्योंकि सेल्स और कॉस्ट दोनों का नेट क्या होता है, वही तो प्रॉफिट होता है। चलो जैसे कि एग्जांपल दिया, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस यूनिट फॉर टाटा मोटर्स। अब जैसे टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आप कभी जाके उसका एनुअल रिपोर्ट देखते हो और नेट में उसके बारे में पढ़ते हो, तो टाटा मोटर्स कंपनी में ना दो बिजनेस यूनिट्स है मेन। एक है सर सीवी और एक है पीवी, सीवीडी पीवीडी। सीवीडी का मतलब है कमर्शियल व्हीकल डिपार्टमेंट, और एक है सर पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या आता है सर, कार्स आती हैं, इसके अंदर ट्रक्स आते हैं। तो टाटा ने ना अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए अपने बिजनेस को दो पार्ट में बांटा टाटा मोटर्स ने। एक ट्रक वाला अलग ही बिजनेस है, जिसमें ट्रक आ गए, ऑटो आ गए, बसेस आ गई, है ना, ट्रक्स, ऑटो, बसेस। और पीवीडी के अंदर उन्होंने क्या रखा है, पीवीडी के लिए अंदर उन्होंने मेनली कार्स को रखा है, जो पर्सनल लोग लेते हैं, है ना, जो बिजनेसेस को नहीं, के लिए नहीं है, मेनली पर्सनल के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो अब जो पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट का हेड होगा, या पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट जो होगा, इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट डिवीजन, कि पैसेंजर व्हीकल की सेल्स भी बढ़नी चाहिए, कॉस्ट भी कम रहनी चाहिए। तो पैसेंजर व्हीकल डिवीजन या डिपार्टमेंट इज अ व्हाट डैश, आंसर दीजिए। सो पैसेंजर व्हीकल डिवीजन इज अ प्रॉफिट सेंटर फॉर टाटा मोटर्स। कमर्शियल व्हीकल डिवीजन इज अ प्रॉफिट सेंटर फॉर टाटा मोटर्स। समझ रहे हो? फिर आता हूं मैं इन्वेस्टमेंट सेंटर में। तो these are the responsibility center which are not only responsible for profitability को responsible हो, but also has the authority to make the capital investment। सर ये क्या कहना चाहता है? मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था, टीसीएस वाला। अब मान लो टीसीएस का जो सीईओ है, जो कि बहुत बड़ा आदमी कहलाया है, टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो टीसीएस के सीईओ को जब कोई लैंड खरीदनी होती होगी, भाई यहाँ हमको ऑफिस खोलना है, तो वो ऐसे जाके नहीं पूछता होगा, रतन साहब, रतन सर, टाटा सर, रतन टाटा सर, क्या मैं यहाँ लैंड ले लूँ? अरे यार, छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम यार, तुमको इतना बड़ा बिजनेस दिया है, तुम अपने हिसाब से देख लो। मुझे क्या मतलब है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 73,000 करोड़ रुपए लगाए, उसकी वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए, तुम बिजनेस को इतना अच्छा ग्रो करो कि उसकी वैल्यू ग्रो करे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। छोटी छोटी चीजें पूछने मत आया करो यार, कि ये 5,000 करोड़ की जमीन लेना, वो देख लो भाई तुम, तुम्हारे हिसाब से, तुमको वो अथॉरिटी दी है मैंने। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इंसान का। मतलब आज एक टाटा सन्स जो ग्रुप कंपनी है, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सिडरी कंपनीज है, उनकी डेली अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, कि उन्होंने क्या कर लिया, वो कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया। अरे वहां तुमने सीईओ बिठा ले, है ना, बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है, कि भाई मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा बनना चाहिए, नाम अच्छा बनना चाहिए, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, तो हमारा आरओआई इंक्रीज हो रहा है। So the performance of these responsibility centers are measured on the basis of return on investment। जैसे अगर आपको पता हो, गूगल कंपनी जो है ना, उसकी एक सब होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के अंदर गूगल भी आता है, वेमो भी आता है, यूट्यूब भी आता है, तो दे आर ऑल रिपोर्टिंग टू अल्फाबेट। तो फॉर अल्फाबेट गूगल इज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर। समझ रहे हो बात? ठीक है जी, चलो। छोटी चीज है ना, अरे टाटा साहब की छोटी चीज कहलाई कि नहीं कहलाई भाई? छोटी मोटी चीज के लिए तुम पूछने आ जाते यार, कि वहां पे ऑफिस खोले कि नहीं। देख लो यार, तुम्हारे हिसाब से यार सही लग रहा है तो खोल लो यार, इतने बड़ा स्टाफ है तुम्हारा, है 5 लाख एम्प्लॉयज है तुम्हारे अंडर, और ये छोटी सी चीज पूछने आ गया हमसे यार, बताओ यार। चलो, तो अभी तक आपने मेरे साथ क्या क्या चीजें पढ़ी, चलिए एक बार याद करते हैं सर। अभी तक हमने पढ़ा रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, हमने देखा प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सेल्स इनकर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रेवेन्यू सेंटर, जो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट सेंटर, जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कॉस्ट सेंटर, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर। सिंपल है भाई, ठीक है। तो मैंने अभी तक आप लोगों को ये 4 टर्म्स समझाई हैं। ये 4 टर्म्स भी हमको हमारे पूरे सिलेबस में कई जगह पर देखने को मिलेंगी।
कॉस्ट सेंटर तो सबसे ज्यादा मिलेगा, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर के अंदर भी सर दो टाइप्स होते हैं, बाकियों में टाइप्स नहीं, चिंता मत करो, सिर्फ कॉस्ट सेंटर के अंदर दो टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं सर स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, और एक को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। अब मैं ना इन दोनों का डिफरेंस आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर क्या होता है, विल अंडरस्टैंड। ठीक है। सर ऐसे कॉस्ट सेंटर जिनका लिंकेज इनपुट आउटपुट के साथ है और प्रोडक्शन। सो बेसिकली जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, बेसिकली जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर कोई ऐसा कॉस्ट सेंटर है जिसका डायरेक्ट लिंकेज है उसके साथ, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर है। और अगर कोई ऐसा खर्चा है विच इज नॉट लिंक्ड टू प्रोडक्शन बट is at discretion of management, पर मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पर है, प्रोडक्शन से तो लिंक नहीं है लेकिन मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पर है, वो कहलाता है डिस्क्रिशन। सर नहीं समझ में आया, अभी लेता हूँ ना गुरु गुरु एग्जाम्पल, टेंशन क्यों लेते तुम, अभी लेता मैं एग्जाम्पल। देखो जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट, अभी अपन एग्जाम्पल है मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हमने मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से ये पूछा क्यों भाई आपका मटेरियल कितने रुपए का आता है। मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने बोला कि देखो मेरा मेन मटेरियल है मटेरियल एक्स, ये मटेरियल एक्स आना चाहिए 60 रुपीज पर केजी का, एंड इट इज यूज, ये तो हो गया रेट, ये तो हो गया रेट कि 60 रुपीज पर केजी का आना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट बोलते अपन इसको, कि इतने का आना चाहिए, आया है कि नहीं वो नहीं पता, आना चाहिए। बेटा समझा रहा हूँ ना सिद्धू भाई, अभी तो पढ़ाना शुरू किया हूँ कि क्या होता है ये, है ना। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर ये होता है क्या स्टैंडर्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं सर स्टैंडर्ड और ये डिस्क्रिशनरी नहीं समझ में आया। अरे भाई मैं समझाया ही नहीं हूँ अभी, अभी मैं समझाया नहीं हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो। तो एक मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल कॉस्ट के लिए, कि भाई मटेरियल की कॉस्ट तुमको मिनिमम करवानी है, अच्छे से अच्छा मटेरियल लाना है, सस्ते से सस्ते दाम में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड रेट है मटेरियल का 60 रुपीज पर केजी। हमने एक पर्टिकुलर मटेरियल का एग्जांपल ले लिया, मटेरियल एक्स, जो कि 60 रुपीज पर केजी का आता है, और उसका यूसेज लिख दिया मैंने, यूसेज इज 2 kg पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो तुम्हारा फिनिश गुड्स जितना भी बनता है ना, जितना भी तुम्हारा फिनिश गुड्स बनता है, उसकी 1 यूनिट बनाने में मटेरियल लगता है 2 किलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुमने ना एक बजट बनाया था, पीरियड शुरू होने से पहले तुमने बजट बनाया था आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स का, और वो बजट था तुम्हारा कि भाई मैं करीबन इस महीने में करीबन मैं 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मटेरियल यूसेज बजट कितना होना चाहिए, मतलब कितना मटेरियल लगना चाहिए था उस हिसाब से। अगर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में 2 किलो मटेरियल लगता है, अगर तुमने ऐसा सोचा था कि भाई 2000 यूनिट इस बार बनानी है, तो माइंड में कितने केजी मटेरियल लगेगा ये सोच के चले थे। अरे जवाब दो रे भाई, बहुत ही सिंपल है। अगर 1 यूनिट बनाने में 2 kg लगता है और तुम 2000 यूनिट बनाने का सोच रहे हो, मतलब 4000 kg मटेरियल लगेगा, ऐसा तुम सोच रहे थे, ऐसा तुम सोच रहे थे। अब मैं आगे चलता हूं।
अच्छा, उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं फिर मटेरियल कॉस्ट जो तुम बजट लेके चले थे कि भाई माइंड में कि इतने रुपए का मटेरियल कॉस्ट लगना चाहिए था, तो क्योंकि मटेरियल 60 रुपए का आता है तो 4000 इंटू 60 2,40,000 रुपीज में सोच के चला था कि खर्चा मेरा होगा। समझे क्या? मैंने सोचा था 2000 यूनिट बनेगी, मैंने सोचा था 4000 kg मटेरियल लगेगा और उस हिसाब से मैंने सोचा था कि 2,40,000 रुपए का खर्चा होगा। यस। अब एक्चुअल में क्या हुआ वो देखो तुम। सर एक्चुअल में 2000 यूनिट बनने की जगह 2200 यूनिट्स बन गई। 2200 यूनिट्स बन गई और 2,59,600 रुपीज का कॉस्ट लग गया। अब तुम बोलोगे अरे यार ये तो कॉस्ट बढ़ गई यार, ये कोई बात होती क्या यार, बताओ 2,40,000 की बात हुई थी और तुम देखो 2,59,600 रुपये खर्च कर दिए। अरे भाई एक बात बताओ, तुमने जो 2,40,000 की कॉस्ट ली थी वो तो तुमने 2000 यूनिट बनाने के हिसाब से ली थी। यहां तो मैंने 2200 यूनिट बना दी हैं और तो भी 259,600 की कॉस्ट आई है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि भाई अगर 2000 यूनिट बनाने के लिए 2,40,000 रुपए लगने चाहिए थे तो 2200 यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए लगने चाहिए थे इन दैट प्रपोर्शन। सर अगर 2,40,000 रुपए में 2000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो 264 लगने चाहिए थे सर। यहां तो मैंने सेविंग करी, अच्छे से देखो आप, एक्स्ट्रा नहीं भैया, सेविंग हुई है। आप कंपेयर गलत जगह से कर रहे हो, आप यहां से कंपेयर कर रहे थे तो आपको लग रहा था इंक्रीज हो गया, जबकि ऐसा है ही नहीं ना भाई। आप ये भी तो सोचो कि आप ज्यादा यूनिट बनाए हो। मुझे तुम खुद बताओ यार, क्या ये लॉजिकल है ऐसा बोलना? जैसे तुम गए, ठीक है, तुम गए मार्केट में और मार्केट में तुम गए और मम्मी ने तुमको दिया था कितना रुपए? मम्मी ने तुमको दिया था कि बेटा शक्कर लेके आना, ये लो 200 रुपए, शक्कर लेके आना 200 रुपए, ये तुमको मम्मी ने बोला था 5 किलो शक्कर लेके आना। तुम दुकान पहुंचने ही वाले थे और मम्मी का फोन आया, बेटा 5 नहीं 6 किलो रख लेना। मैंने बोला मम्मी पैसे तो 200 रुपए ही हैं। तो मम्मी बोलती है यूपीआई कर देना। मैंने बोला ठीक है मम्मी यूपीआई कर दूंगा। 6 किलो शक्कर लेके आया, मम्मी को बोला मम्मी 250 रुपए हुए, 240 रुपए हुए, क्योंकि 40 रुपए की 1 किलो है तो 5 किलो 200 रुपए की और 6 किलो की 240 की। मम्मी बोल रही ये देखो बेवकूफ लड़का, 40 रुपए की चपत लगवा के आ गया, तेरे से कुछ नहीं होगा। अरे मम्मी 1 किलो आप ही तो ज्यादा बुलवाए थे, 40 रुपए महंगा थोड़ी लेके आया हूँ। कौन यूपीआई करके आया? 40 रुपए क्यों यूपीआई करके आया? अरे भाई 1 किलो ज्यादा बुलवाए थे तुम इसलिए करके आया हूँ। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो उसी तरीके से मैं तुमको बोल रहा हूं, अगर 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2,40,000 रुपए लगने थे और अगर 2200 यूनिट बनी है तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। तो कॉस्ट तो 264 होनी चाहिए थी, तुमने तो 259,600 में मैनेज कर ली। एक्चुअली देखा जाए तो कॉस्ट की सेविंग हुई है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि सर मेरी जो मटेरियल की कॉस्ट है ना वो लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से, आउटपुट से लिंक्ड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका जो मटेरियल कॉस्ट है ना 240 का, वो ऐसे ही नहीं आया है, उसके पीछे कनेक्शन है। किसके साथ कनेक्शन है? आउटपुट के साथ कनेक्शन है, उसका कनेक्शन आउटपुट के साथ है। अच्छा अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, वहां से तुम और समझ पाओगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर कौन सा नहीं होता। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर हुआ। क्यों? क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो मेन कॉस्ट है, परचेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, इट इज लिंक्ड विद द आउटपुट। अब अगर मैं तुमसे बोलूं एक डिपार्टमेंट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट के लिए मैनेजमेंट ने ये बोला था कि भाई साहब हमारे पास 1,00,000 रुपए हैं, आप 1,00,000 रुपए में से खर्च करिएगा, और 1,10,000 रुपए खर्च हो गए, तो क्या रिसर्च वाले ये बहाना देंगे क्या? अरे 2200 यूनिट ज्यादा बनी है तो भाई रिसर्च भी तो ज्यादा। अरे भाई रिसर्च तो एक इंडिपेंडेंट चीज है। रिसर्च के लिए मैंने 1,00,000 रुपए दिए, तुमको 1,00,000 में से खर्चा करना है। तुम क्यों 10,000 ज्यादा खर्च किए? अरे नहीं सर वो मेरे को लगा कि ज्यादा यूनिट बनी है तो थोड़ी ज्यादा रिसर्च कर लेता हूँ 10% इस बार। ये कौन सी बात हुई भाई?
रिसर्च का आउटपुट से क्या लेना देना है? आउटपुट अपनी जगह, गुड्स बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, मटेरियल लग रहा है। रिसर्च तो साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना कितनी यूनिट बनी कितनी नहीं बनी, अपने मन से असम्पशन ले रहे कुछ भी। तो जो R&D कॉस्ट है सर, इसका नो लिंकेज विथ आउटपुट। तो ये जो 1 लाख रुपए निकला था, क्या ये 1 लाख रुपए किसी कैलकुलेशन से निकला था क्या कि इतनी यूनिट है इसलिए इतने रुपए का रिसर्च का दे रहा हूं? नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं था। ये तो मैनेजमेंट का एक डिस्क्रिशन था कि मुझे 1 लाख रुपए निकालने हैं रिसर्च के लिए, बस। ये तो चॉइस थी ना तुम्हारी। डिस्क्रिशन मतलब होता है चॉइस। हो सकता है अगले महीने मैनेजमेंट बोल दे नहीं कोई रिसर्च का काम नहीं करना, बैठ जाओ फालतू, तुम लोग नहीं देना मेरे को पैसे, कुछ नहीं खरीदोगे, जितना उसमें से काम करो, नो एक्स्ट्रा बजट। तो नो एक्स्ट्रा बजट, उससे प्रोडक्शन थोड़ी रुक जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली 2 टाइप की कॉस्ट होती है भाई। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कुछ कंपलसरी कॉस्ट होती है और कुछ चॉइस वाली कॉस्ट होती है। कंपलसरी कौन सी कॉस्ट होती है? जो गुड्स बनाने में लग रही हो तो कंपलसरी होगी ना भाई, उसके बिना तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। तो जिन कॉस्ट का लिंकेज तुम्हारे प्रोडक्शन से है, उससे रिलेटेड अगर कोई कॉस्ट सेंटर है तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। और कोई ऐसी कॉस्ट है जिसका प्रोडक्शन से कोई लिंकेज नहीं है, तो उसका लगना ना लगना को आउटपुट से कोई लिंक कर ही नहीं सकते तुम, तो दैट इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये लीजिए सर, ऐसा कॉस्ट सेंटर वेयर इनपुट आउटपुट रेशियो इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल। इनपुट आउटपुट रेशियो क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। एक्चुअल कॉस्ट फॉर इनपुट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी सर, 2,64,000 लगनी चाहिए थी और लगी कितनी है 259,600, क्योंकि बंदे सस्ता लेके आ गया। जो बंदा है सस्ते में खरीद के लाया होगा या फिर वेस्टेज कम किया होगा। ठीक है। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल कॉस्ट, बिल्कुल लिंक है सर प्रोडक्शन के साथ। द कॉस्ट सेंटर हुज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, देयर इज नो इनपुट आउटपुट रेशियो, इट इज ऑल डिपेंड ऑन द अलोकेटेड बजट। की भाई मैनेजमेंट ने जितना अलोकेट किया है वो मैनेजमेंट की चॉइस है। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, भाई मेरे को कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो मेरी चॉइस है ना सर। वो ज्यादा यूनिट बन गई तो हमको लगा कि 2-4 पेपर में और ऐड दे देते हैं, इसलिए हमने आपसे अप्रूवल नहीं लिया। हमको लगा आप तो अप्रूवल दे ही दोगे बाद में, तो हमने सर वो ऐड दे दी। अब तो पैसा तो देना पड़ेगा सर। समझ रहे हो? देख रहे हो इनकी करामात, देख रहे हो इनकी। 200 यूनिट ज्यादा बन गई तो ये पेपर में 2 बार और ऐड दे के आ गए। भाई जब हमने बोला था कि 5 बार ऐड देनी पेपर में तो 5 बार देनी है। हमने ऐसा बोला था कि इतनी यूनिट है इसलिए इतना, तो यूनिट बढ़ जाएगी तो 2 बार ज्यादा, तो कुछ भी मतलब कुछ भी चल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई द नेम इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। तो बॉयज एंड गर्ल्स एक बार जल्दी से अपने शब्दों से पढ़ लीजिए, खुद से एक बार रीड कर लीजिए दोनों, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर डिस्क्रिशनरी, और लॉजिकली बताइए कॉन्सेप्चुअली क्या आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर समझ में आया या नहीं। एवरीवन टेल मी नाउ। बड़े हंस रहे यार तुम लोग यार, बताओ यार। हाँ, चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, संतोष ओपी, ग्रेट। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको आसान लगता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप आराम से समझ जाओगे। अच्छा चलो, अब तक जो भी बातें हुई हैं अगर उसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है? दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। सर आज कोर्स बाय करते हैं तो बुक्स कब तक डिलीवर हो जाएंगी? बेटा वॉल्यूम 1 आपका 20 सितंबर तक मोस्टली हो पाएगा, मतलब पहला चैप्टर तो हम लोगों को पीडीएफ से ही करना है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। एकदम न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ तो कुछ चीज़ें अभी सेटल हो रही हैं। 20 सितंबर तक के आसपास आपके पास बुक पहुंचेगी। ठीक है जी? मतलब ये मान के चलो कि हर सब्जेक्ट के पहले पहले चैप्टर आप लोगों को पीडीएफ से करने पड़ेंगे, फिर तो बुक मिल जाएगी। बैच तो लंबा चलना है ना भाई अपना। मंजीत कोई डाउट नहीं है, शिवांशी कोई डाउट नहीं है, और मनीष को भी कोई डाउट नहीं है। सिद्धार्थ क्या पूछ रहे हैं? सर परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में? नहीं, सेल डिपार्टमेंट मैंने नहीं लिया। सिद्धार्थ भाई लॉजिक समझेगा एक बार, नाम याद नहीं रखने होते कॉस्टिंग में।
काम याद रखना होता है। जैसे सिविल इंजीनियर की सैलरी को इनडायरेक्ट में ले लिया, अरे सिविल इंजीनियर की सैलरी को डायरेक्ट में ले लिया, ऐसा नहीं होता, ऐसे पढ़ते नहीं कॉस्टिंग। मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, that department was responsible for the cost of material. The cost of material is clearly linked with how many units you are producing. The more units you are producing, the more material cost you will incur. So for this particular department, material management department, whatever cost will be incurred will be linked to the units produced. So this departments will be considered as the standard cost center. तो तुम्हारे कॉस्ट सेंटर की जो कॉस्ट आ रही हैं, अगर उसका प्रोडक्शन आउटपुट के साथ कोई लिंकेज है तो तुम्हारा कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड है, अदरवाइज डिस्क्रिशनरी है। सर परचेज को स्टैंडर्ड में क्यों लिया, सर सेल को क्यों लिया, अबे ऐसे नहीं याद करते। इट इज नॉट अबाउट द वर्ड, इट इज अबाउट द एक्चुअल साइंस बिहाइंड इट, कि उस डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जो ज्यादा क्लियरली तुमको समझा सके उस चीज को। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग इट सिद्धार्थ? क्योंकि तुम्हारे डाउट में ही ऐसा लग रहा है कि तुम समझे नहीं हो चीजों को, मतलब तुम कंटेक्स्ट को नहीं समझे हो। कॉन्सेप्ट तो बाद में आता है ना, कर क्या रहे हैं पहले वो तो समझो। किसी डिपार्टमेंट को मैं स्टैंडर्ड कब ट्रीट करूंगा, कब मानूंगा कि हाँ वो स्टैंडर्ड है, जब वहां लगने वाली कॉस्ट हमारी आउटपुट से लिंक्ड हो। नाम से थोड़ी याद रखना है अपन को, ठीक है? चलेगा बेटा, 10 तारीख से पहले हो जाएगा देव मेरे भाई। हाँ हाँ बेटा, थ्योरी में यूट्यूब पे कराऊंगा। थ्योरी एंड एमसीक्यू जो है साथ में होते हैं ना, क्योंकि एमसीक्यू भी मेनली थ्योरी से ही आएंगे, तो थ्योरी और एमसीक्यूज वो यूट्यूब पे होंगे। क्योंकि पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मेजर पोर्शन हमारा प्रैक्टिकल 70%, पहले उस पर फोकस करना होगा हमको, ठीक है? फिर क्या है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं भाई जिन्होंने प्रीवियस वाले बैचेस से कॉस्टिंग कर ली है, तो अब थ्योरी में ही चेंजेस आए, प्रैक्टिकल में तो कोई चेंज है नहीं, तो वो इसलिए यूट्यूब में करवाऊंगा ताकि सबका फायदा हो जाए, ठीक है ना? लेकिन जो हमारा 70-75% पार्ट है वो तो हमारे पेड बैच नहीं होगा। हाँ, चेहरा देख के नहीं भाई, दिल में उतर के देखना है। जैसे ट्रेसेबल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तुमने समझा ना, वैसे ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब किसी को डाउट नहीं है इसके अंदर, आगे बढ़ जाऊं मैं? चलो सर, लेट्स डू द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना बेटा, अलग अलग टाइप के नाम आपने सुने होंगे, अगर शायद आपने सुना हो वेरिएबल कॉस्ट, शायद आपने सुना हो फिक्स्ड कॉस्ट, शायद आपने सुना हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, शायद आपने स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट सुना हो। ऐसे करके डिफरेंट कॉस्ट होती है। कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, नॉर्मल कॉस्ट होती है। ये सब क्या होते हैं, मतलब ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं ना हम लोगों को इस पूरे सब्जेक्ट में, ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं। इसको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आप इकोनॉमिक्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए हो, बट एक बार फिर से यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक मॉल है, उस मॉल में एक शॉप है जो 50,000 रुपीज रेंट पे मिल रही है, 50,000 पर मंथ। तो बर्गर किंग वालों ने वो शॉप जो है रेंट पे ले ली है, और इस बर्गर किंग वाली शॉप का रेंट है 50,000 रुपीज, ठीक है सर? अब उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया था कि भाई 1 जनवरी से हमको पोजेशन दे देना। बर्गर किंग वालों ने, जो ओनर होगा ना उस पर्टिकुलर शॉप का, उसके साथ ये एग्रीमेंट किया कि 1 जनवरी से हमको पोजेशन दे देना। अब 1 जनवरी को पोजेशन दे दिया गया, और जनवरी के पूरे महीने में फर्नीचर का काम चला। क्या आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये प्रॉपर वाला इंटीरियर, ये लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं, ये यहाँ पे इमेज इमेज लगा हुआ है, यहाँ का काउंटर वाउंटर बना हुआ है। समय लगता है भाई इन सब चीज़ों को करने में। तो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि बर्गर किंग कंपनी ने एक प्रेमाइसिस रेंट पे लिए 1 जनवरी से। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फर्नीचर का काम चल रहा था। अब 1 फरवरी को इनॉग्रेशन था, दुकान का इनॉग्रेशन था 1 फरवरी को। 1 फरवरी के दिन जो है इनॉग्रेशन हो गया इस पर्टिकुलर शॉप का, ठीक है भाई, आउटलेट का। फरवरी के महीने में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो गई। मार्च के महीने में डिमांड और बढ़ी, 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। अप्रैल के महीने में 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। बट मेरा आपसे सवाल ये है कि जनवरी में तो हमारी रेंट की कॉस्ट 0 होनी चाहिए ना, क्योंकि जनवरी में तो हमने दुकान चालू ही नहीं करी थी, सिर्फ फर्नीचर का काम चल रहा था। क्या कहना है आपका?
मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि जनवरी में तो मैंने सिर्फ पोजीशन लिया था, जनवरी में मैंने तो अभी तक बर्गर बेचने चालू ही नहीं किए। जब बर्गर बेचने चालू नहीं की तो रेंट थोड़ी लगना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे आप लोग? कैन यू प्लीज टेल मी नाउ। मैं गलत हूं निखिल? टीचर को गलत बोल रहा है, शर्म नहीं आती? ये देखो साक्षी, देखो ये देखो नेहा भी बोल रही नहीं नहीं सर आप गलत हो, सेम रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। अरे बिल्कुल सही हो तुम लोग, मैं बिल्कुल गलत हूं। वो कॉस्ट इसीलिए फिक्स्ड है सर क्योंकि उस कॉस्ट का आपके आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने बर्गर बना के बेचते हो, कितने बनाते हो, छोड़ते हो, खराब होते हैं, बिकते हैं, नहीं बिकते, अरे मेरे को क्या करना भाई। मैंने तुमको 1 जनवरी से दे दिया ना जगह, अब तुम उसमें फर्नीचर 1 दिन में बनाओ, चाहे 15 दिन में बनाओ, चाहे 1 महीने में बनाओ, चाहे 6 महीने में बनाओ, मेरे को मेरा रेंट मांगता 50,000 सेम। तो मुझे बताइए ये कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से लग रही है या फिर फॉर अ पीरियड लग रही है? तो ये जो 50,000 की कॉस्ट लग रही है, इट इज फॉर एवरी मंथ पीरियड, irrespective of how much volume you are producing। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। तो आप इसका चार्ट देख सकते हो, एक्स एक्सिस में मैंने आउटपुट रखा है और वाई एक्सिस में मैंने कॉस्ट रखी है। सर आउटपुट चाहे 0 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 12,000 हो, चाहे 15,000 हो, डज नॉट मैटर, द कॉस्ट विल रिमेन 50,000 फॉर अ पीरियड। डन सर। चलिए पढ़ लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग। सो दीज आर द कॉस्ट which are incurred for a period and which within a certain output or turnover limit is unaffected by fluctuations in the level of activity. They do not tend to increase or decrease with the changes in the output. Example rent हो गया, insurance हो गया, they all remain same। सर लेकिन इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ था अप टू सर्टेन आउटपुट या अप टू सर्टेन टर्नओवर? मैं बताता हूं ऐसा क्यों लिखा हुआ था, सुनो ध्यान से। नहीं बेटा, कॉस्टिंग में कहीं ग्राफ नहीं बनाने पड़ते, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि देखो एक्स एक्सिस में वैल्यूज बढ़ रही हैं लेकिन वाई एक्सिस में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जस्ट टू गेट यू एन आइडिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मैं बात कर रहा था आपसे फिक्स्ड कॉस्ट की, है ना, मैं बात कर रहा था आपसे फिक्स्ड कॉस्ट की। तो उसके अंदर मैं बोल रहा था अप टू सर्टेन टर्नओवर या अप टू सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों? अब सर मान लो बर्गर किंग ने जो ये वाला स्पेस लिया है ना, इस स्पेस में अगर फुल डिमांड भी आ जाए ना, तो मैक्सिमम एक दिन में मान के चलो आप 2,000 से ज्यादा बर्गर आप नहीं बेच पाओगे। मतलब आपकी 1 महीने की कैपेसिटी होगी 60,000 यूनिट्स की। उसके बाद अगर आपकी फर्दर डिमांड आ रही है या फिर और लोग आ रहे हैं तो आपको बाजू वाली दुकान भी लेनी पड़ेगी, एक काउंटर और खड़ा करना पड़ेगा, थोड़े और शेफ लाने पड़ेंगे, थोड़ा और स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी और मशीन्स रखनी पड़ेंगी प्रोडक्शन की। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि भाई अप टू अ सर्टेन लिमिट वो फिक्स्ड रहती है, उसके बाद अगर आपको एक्सपांशन करना है तो लॉन्ग टर्म में तो आपको चेंज करना पड़ सकता है ना, और आपकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग टर्म वो सब पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में। तो ये सिंपल सी बात है भाई, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम शॉर्ट रन की बात कर रहे होते हैं, हम ऐसे 50 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने की बात कर रहे हैं ना, तो इट विल रिमेन सेम। यस सर। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक बर्गर को बनाने में ये सारी चीज़ें लगती हैं, मान लो मशरूम हो गया, कुकुम्बर हो गया, ओनियन हो गया, चीज़ हो गया, कटलेट हो गया, बाकी की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ जो चेंज नहीं होगा, बाकी चीज़ें तो फिर भी चेंज हो सकती हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बन। बन, देख कोई भी बर्गर होगा तो बन तो उसमें लगेगा ही ना दोस्त, बन तो लगने लगना। तो अगर तुमने जनवरी में एक भी यूनिट बर्गर की नहीं प्रोड्यूस करी थी तो बताओ बन की कॉस्ट कितनी आई थी? जो बन है उसकी कॉस्ट क्या आई थी? सर 0। अगर तुम 500 यूनिट बना देते हो और अगर बन की कॉस्ट है 15 रुपीज पर यूनिट, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जितने जितने बर्गर प्रोड्यूस होते जाएंगे उतनी उतनी बन की कॉस्ट लगती जाएगी, जितने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे उतनी उतनी बन की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप इसका ग्राफ देख लो भाई, यहां पर यू कैन सी द ग्राफ हियर, इट्स कंप्लीटली लीनियर। जितनी जितनी एक्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही है उतनी उतनी वाई की वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है। इट इज कंप्लीटली लीनियर।
ठीक है जी एवरीवन, चलेगा? यस, ओके सर, ओके ओके, रिपोर्ट, कूल। अब हम बात करेंगे सर स्टेप वेरिएबल। तो आप भाई वेरिएबल तो तुम लोग समझ चुके हो, पहले भी जानते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। These costs tend to vary with the volume of activity. Any increase in the activity result in an increase in the variable cost and vice versa. जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, जितना घटेगा उतना घटता भी जाएगा, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल ए इज यूज्ड एट 2 kg पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोड्यूस एंड इज परचेज एट द रेट ऑफ 42। तो मान लो एक यूनिट बनाने में भी 84 रुपीज का केमिकल लग रहा है, क्योंकि 2 किलो लगता है और 42 का आता है। 42 इंटू 2 84 रुपीज। तो जितनी ज्यादा यूनिट्स बनती जाएंगी, 84 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना केमिकल ए का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। आई होप क्लियर है। अब सेमी वेरिएबल में जाने से पहले मैं स्टेप वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर स्टेप वेरिएबल। ये रहा एग्जांपल, इसी एग्जांपल को ले लेता हूं जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इन अ ट्रिप, एक ट्रिप पे जा रहे हो आप लोग अगर, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, आप कार जो है वो हायर करना चाहते हो, एक गाड़ी किराए पे बुक करके लेके जाना चाहते हो, तो गाड़ी वाले ने बोला कि भाई साहब हम 6,000 रुपये लेंगे आपका, 2 दिन की ट्रिप है, 600 किलोमीटर गाड़ी चलने वाली, 10 रुपये के रेट से 6,000 रुपये फिक्स है। 2 दिन गाड़ी आपके साथ रहेगी, ड्राइवर के साथ, 6,000 रुपये आपको देने, इंक्लूडिंग ड्राइवर का कॉस्ट। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एक गाड़ी में 6 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, क्योंकि गाड़ी है इनोवा 7 सीटर, एक तो हो गया ड्राइवर, तो पैसेंजर तो 6 ही हुए ना, ठीक है। तो मैंने बोला यार भैया हमारे यार 8 लोग जा रहे हैं यार, भैया हमारे 8 लोग जा रहे हैं यार। तो बोले दीदी आपको 2 गाड़ी तो लेनी पड़ेंगी। तो फंडा ये है भाई, फंडा ये है कि मैं नंबर ऑफ पैसेंजर को अगर वॉल्यूम की तरह मान लूँ, तो 0 से लेके 6 पैसेंजर तक, या 0 तो क्या ही होंगे, 1 से लेके 6 पैसेंजर तक कॉस्ट होगी 6,000। 7 से लेके 12 पैसेंजर हुए तो कॉस्ट सीधे 12,000 हो जाएगी। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि नंबर ऑफ पैसेंजर एग्जैक्टली अगर 6 हैं, एग्जैक्टली 6, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी आएगी कार की? अगर एग्जैक्टली 6 लोग हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी? 6,000। लेकिन 6 से 7 जैसे 7 पहुंचेगा 12 हो जाएगी, 8 12 रहेगा, 9 लोग रहेंगे तो भी 12,000 रहेगा, 10 रहेंगे तो भी 12,000, 11 रहेंगे तो भी 12,000, जैसे ही 12 पैसेंजर पहुंचे तो भी 12,000। लेकिन तुम बोल रहे हो कि नहीं 13 लोग जा रहे हैं तो 3 गाड़ी करनी पड़ेंगी, तुमको 18,000 हो जाएगा। मतलब क्या तुम समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर इंटरवल तक कॉस्ट फिक्स रहती है, फिर जंप करके दूसरे लेवल पर पहुंच जाती है, फिर उस लेवल पर फिक्स रहती है, फिर जंप करके दूसरे तीसरे लेवल पर पहुंच जाती है, फिर फिक्स रहती है। तो इस चित्र को देखो तुम ध्यान से, ये नंबर ऑफ पैसेंजर हैं 1 से लेके 6 तक। तो मान लो तुम्हारी कॉस्ट आ रही है 6,000, लेकिन जैसे तुम 6 के बाद 7 में पहुंचोगे, 7 टू 12, 7 टू 12 में तुम्हारी कॉस्ट सीधे 6 से 12 हो गई। तो सीडी जैसा बन रहा है, आपको 3D इमेज दिख रही है, सीडी की 3D इमेज दिख रही है। तो इसका चार्ट भी तो वैसे ही बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ना तो ऐसे बनेगा चार्ट, ना तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा सर ऐसा। समझ रहे हो आप बात को, कि इस लेवल तक फिक्स, फिर सडनली जंप करके यहां आ गए, फिर फिक्स, फिर जंप करके यहां आ गए, फिर फिक्स, लाइक दिस। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है सर। इसको बोलते हैं सर हम लोग स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, अ कॉस्ट दैट जनरली वेरीज with the level of activity but which tends to incurred at certain discrete points and involve large changes in the amount when such point is reached. 6 is that point. उस पॉइंट को क्रॉस करा तो 6,000 का 12,000 हो गया सीधे। ठीक है जी, चलो। अब अगर मैं बात करूं तुमसे सेमी वेरिएबल, तो कई बच्चों को क्या लगता है सेमी वेरिएबल और स्टेप वेरिएबल सेम है। नहीं भाई, सेमी वेरिएबल अलग है, स्टेप वेरिएबल अलग है। अब मैं बात करना चाहता हूँ सेमी वेरिएबल की। चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा फील कर लेते हैं। लेट्स गो बैक टू द पास्ट, ईयर 2015। सर
मैं एक दुकान में गया, मैंने बोला भैया वो एयरटेल का ना रिचार्ज करवाना है, डेटा पैक, नेट पैक रिचार्ज करवाना है। भैया बोले 300 MB वाला पैक है। मैंने बोला कितने का है? तो बोले कि भैया 100 रुपये का पैक है, अप टू 300 MB, 100 रुपये दे दो, 300 MB तक जितना चलाना चलाओ। बढ़िया। मैंने बोला भैया गलती से अगर ज़्यादा MB यूज़ हो गया तो बोले तो फिर तो तुम्हारे यहाँ पर लिखा है ना उस हिसाब से लगेगा पैसा, 10 पैसा पर 10 kbps, 3 पैसा पर 10 kbps, इस टाइप से लगेगा। तो ठीक है भाई, 100 रुपये का 300 MB का एयरटेल का डेटा पैक तुम लेने गए, 30 दिन की वैलिडिटी है। अब तुम्हारा मंथ खत्म हो गया, मान लो तुम्हारा मंथ खत्म हो गया। अब मंथ खत्म होने के बाद तुमने देखा कि तुमने 320 MB यूज कर दिया। अरे यार, शिट यार, 320 MB यूज हो गया एक महीने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो भाई, अप टू 300 MB तो 100 रुपये तुम्हारे लगने थे, लेकिन जो 20 MB तुम ज्यादा खर्च कर गए ना, 300 के ऊपर 20 MB हो गया ना, प्लस 20, इस 20 MB का 3 पैसे पर 10 KB के हिसाब से 1000 KB मल्टीप्लाई किया अगर मैंने फॉर 1 MB, तो सर 60 रुपये आ रहा है। तो 60 रुपये तुम्हारे अकाउंट से कट जाएंगे और 160 रुपये तुम्हारे 320 MB चलाने के लग गए। समझ रहे हो? तो 320 MB तुम्हें कितने रुपए का पड़ा? सर 160 रुपीज का। अब इसके चार्ट को समझिए मेरे साथ। सर अगर मैं एक भी MB यूज नहीं करता, मान लो नेट पैक डलवाया, फोन खराब हो गया, ले धत तेरी की, या नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, धत तेरी की, नेट ही नहीं चल रहा है, गए पैसे, डूब गए, तो भी 100 रुपये तो लग गए तुम्हारे। 100 MB चलाए तो भी 100 रुपये, 200 MB तो भी 100 रुपये, 300 MB तक भी 100 रुपये। पर जैसे तुम 320 MB या 350 जाते हो तो फिक्स्ड पार्ट अलग चलता है और वेरिएबल पार्ट अलग बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अप टू अ सर्टेन लेवल द कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड आफ्टर दैट लेवल इट बिकम्स वेरिएबल। तो यहां पर ऐसे टुकड़े में नहीं चल रहा है कि थोड़ा फिक्स्ड फिर वेरी, फिर थोड़ा फिक्स्ड फिर वेरी। दिस इज नॉट ए स्टेयर स्टेप, दिस इज अप टू अ सर्टेन लेवल फिक्स्ड, उसके बाद सीधे वेरिएबल चालू हो जाता है। ठीक है जी, चलेगा? कितने बच्चों को अच्छे से ये वाली बात समझ में आई है, प्लीज जल्दी बताइए। दिस इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छे से समझ गए? These costs contain both fixed and the variable components and thus partly affected by the fluctuations in the level. Example of semi-variable cost are टेलीफोन के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, कि इतने लेवल तक तुम्हारा फ्लैट बिल आएगा, इसके बाद अगर ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन के हिसाब से आएगा। लैंडलाइन का बिल तो ऐसे ही आता था भाई। संतोष ओपी, वेरी गुड, चलिए भाई बढ़िया है, अमेजिंग। छोटा सा थ्योरी पोर्शन और बचा है, मुझे लगता है मैक्सिमम आज हम कर पाएंगे कवर, तो लेट अस ट्राई टू कवर दिस नाउ ओनली। अब एक चीज होती है सर, कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल वर्सेस नॉन कंट्रोलेबल। ये क्या होता है सर? ये नई टर्म होगी, आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा ये इकोनॉमिक्स में। एक बार कंफर्म करके बताओ मुझे, क्या आपने सीए फाउंडेशन में कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैं एक निर्माता हूं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। चलो जी, मटेरियल कॉस्टिंग मेरे को लग रहा है कल सेकंड हाफ से चालू हो जाएगा, मतलब अगला जो लेक्चर होगा ना उसी में चालू हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हाफ में चालू हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, चलो ठीक है, गुड। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है जी, समझते हैं इसको भी। मान लो एक सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर का काम है ये चेक करना कि भाई मटेरियल वेस्टेज ना हो। वो ध्यान देता है फैक्ट्री में, दिन भर ना वो ऐसे देखता रहता है सब, जो बंदे मटेरियल लेके आ रहे हैं कहीं गिरा तो नहीं रहे हैं, अच्छे से पकड़ रहे हैं, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। और फिर वो ये देखता है कि लेबर आइडल टाइम, कहीं लेबर बैठा है, पैसा भी मिल रहा है और ऐसा तो नहीं कुछ काम ही नहीं कर रहा है। जैसे अगर किसी ने, आपने कभी घर बनवाया होगा, छोटी जगह में घर बनवाते हैं कहीं भी भारत में, तो जो वर्कर आते हैं उनको देखना पड़ता है, बीच बीच में बैठ जाते हैं क्योंकि उनको तो दिन का पैसा मिलता है।
अगर तुम ध्यान से बोलोगे नहीं ना तो वो तो कुछ काम नहीं करेंगे। तो वैसे सुपरवाइजर होता है, जो प्रोडक्शन के वर्कर आते हैं ना उनको तो सैलरी मिल रही है, तो सुपरवाइजर देखता रहता है, ओ भैया क्या कर रहे हो, चाय ब्रेक हो गया, चलो फटाफट काम में, ओ भाई फटाफट चलो 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 चलो, उठाओ काम उठाओ, ये करो चालू करो, लाइक दिस। ये वाला जो है काम रहता है सुपरवाइजर का। फील कर पा रहे हो ना सुपरवाइजर क्या करने वाला है? ओ भाई, आर यू फीलिंग इट कि व्हाट सुपरवाइजर इज डूइंग? अब इससे क्या हो रहा है, तो सुपरवाइजर जिस डिपार्टमेंट का है ना, सुपरवाइजर अगर अच्छा काम करेगा, सुपरवाइजर के जो एक्शंस होंगे, सुपरवाइजर के जितने अच्छे एक्शंस होंगे ना, उससे कॉस्ट कंट्रोल होगी। किसकी? उस डिपार्टमेंट की मटेरियल की कॉस्ट, उस डिपार्टमेंट की लेबर की कॉस्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं? तो सुपरवाइजर ने अगर अपनी जवाबदारी अच्छे से निभाई तो मटेरियल वेस्टेज कम होगा, टूटे फूटेगा कम, सही तरीके से यूज होगा, एक्सेसिव यूज नहीं होगा, तो मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। वर्कर लोग जो टाइम पास नहीं करेंगे तो सही समय पे काम पूरा होगा, तो लेबर की कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। तो यहां पर फॉर सुपरवाइजर कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर ऑफ द डिपार्टमेंट इज कंट्रोलेबल। तो इस पूरे एग्जाम्पल से जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं वो क्या है, सुनना। फॉर सुपरवाइजर cost of material and labor of the department is कंट्रोलेबल। तो सुपरवाइजर के लिए मटेरियल और लेबर की कॉस्ट डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट की मटेरियल और लेबर कॉस्ट कंट्रोलेबल है। अब मैं एक दूसरी कॉस्ट लेकर आता हूं तुम्हारे सामने। चाहे सुपरवाइजर कितना भी अच्छा काम कर ले, मुझे बताओ रेंट कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप, या मान लो वो डिपार्टमेंट एक रेंटल प्रेमाइस पे चल रहा है। अब तुम सुपरवाइजर जितना भी अच्छा काम कर लो या ना करो, रेंट तो रेंट है। क्या मुझे बताइए सुपरवाइजर के एक्शंस से क्या रेंट की कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है? सो कॉस्ट ऑफ रेंट इज अनकंट्रोलेबल बाय एक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। सुनना 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 मेरी बात। तुमको मैंने पूरी सिचुएशन बताई थी, मैंने क्या बोला था, नाम से नहीं काम से चलता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नाम से नहीं काम से चलता है। ये नाम ऐसा है तो ऐसे कर दिया, ऐसा अकाउंट्स में कैसे होता था, बैड डेट है तो यहां डाल दिया, ये है तो वहां डाल दिया। यहाँ ऐसा रटने का काम नहीं चलता, पूरी सिचुएशन समझनी पड़ती है। सुपरवाइजर का काम है मटेरियल के वेस्टेज को रोकना, लेबर के आइडल टाइम को कम करना। तो सुपरवाइजर के काम करने से इन कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रेंट की कॉस्ट उसके कवरेज क्षेत्र से बाहर है, तो कॉस्ट ऑफ रेंट इज अनकंट्रोलेबल फॉर सुपरवाइजर। अब मैं आता हूं सर, अब मैं आता हूं फॉर प्रोडक्शन हेड। प्रोडक्शन हेड को कंपनी के सीईओ ने एक अथॉरिटी दे के रखी है कि जो डिपार्टमेंट जहां पर काम चल रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई दूसरी प्रेमाइज मिल रही है जो ज्यादा अच्छी है या कम दाम में है और तुम्हें लगता है कि वहां शिफ्ट करना सही पड़ेगा, तो ये अथॉरिटी मैं तुमको देता हूं, तुम कर सकते हो। तो मान लो प्रोडक्शन हेड ने क्या किया, मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च किया, रिसर्च करके उसको एक बेटर बेटर एरिया मिल गया एट लो रेंट। तो जो ओल्ड रेंट था 1 लाख रुपीज पर मंथ का, मान लो अब नई प्रीमाइज में शिफ्ट करने के बाद रेंट का कॉस्ट हो गया 80,000 पर मंथ। तो बताइए जो प्रोडक्शन हेड के एक्शंस थे कि वो मार्केट में बात कर रहा था 4 लोगों से और ढूंढ ढांड के आया था और उसको अथॉरिटी थी कि वो चाहे तो जगह बदल सकता था, और इससे रेंट की कॉस्ट 20,000 रुपए से कम हो गई है। तो बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, द कॉस्ट ऑफ रेंट इज कंट्रोलेबल बाय एक्शन ऑफ प्रोडक्शन
हेड। प्रोडक्शन हेड के एक्शन से रेंट की कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो रेंट की कॉस्ट जो है कंट्रोलेबल हो गई किसके लिए? प्रोडक्शन हेड के लिए। अब जैसे देखो भाई, ये बंदा है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर सारे एम्प्लॉयज से बात करता है, बढ़िया से काम वाम करता है। और ये हमारे प्रोडक्शन हेड, ये उनके भी सीनियर है भाई, इनको और ज्यादा अथॉरिटी। अब ये सीनियर ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, मैं 4 जगह देख के आया हूँ, अभी जो अपनी फैक्ट्री उसमें 1 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, ये खाली जगह में देख के आया हूँ, बहुत बेहतरीन है भाई, और सामने वाले ने 80,000 का रेंट बताया है, चलो ना यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, देखो 20,000 रुपए बच गए। तो क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूँ मैं? कि इस सुपरवाइजर के लिए, तो यहाँ पर सुपरवाइजर है ना, ये सुपरवाइजर, ये मैडम को सुपरवाइजर मान लेता हूँ, चलो ये मैडम सुपरवाइजर है, इन सुपरवाइजर के लिए रेंट की कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं थी, लेकिन ये जो हमारे हेड आए हैं ना, हेड, इनके लिए रेंट की कॉस्ट कंट्रोलेबल हो गई। अब फिर से सिद्धार्थ भाई, तुमको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, नाम से काम नहीं होता, यहाँ पर काम के हिसाब से कंक्लूजन्स निकलते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, बताइए रेंट की कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है अनकंट्रोलेबल होती है? कभी भी रेंट की जो कॉस्ट होती है वो कंट्रोलेबल होती है अनकंट्रोलेबल? कोई सिचुएशन नहीं दे रहा हूं मैं तुमको, एक सिंपल इंडिपेंडेंट सवाल पूछ रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ द रेंट इज कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल? व्हाट डू यू फील? क्या कहना है आप लोगों का इस पर? सर डिपेंड्स। डिपेंड्स कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। अगर सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो अनकंट्रोलेबल थी, और अगर तुम देख रहे हो प्रोडक्शन हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कंट्रोलेबल बन गई। कितने बच्चों को संतोष की प्राप्ति हुई है? संतोष ओपी लिख दीजिए फटाफट सारे लोग। ठीक है जी। सो कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट और द इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल कॉस्ट। Controllable cost incurred in a particular responsibility center can be influenced by the action of the manager of that center, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, direct material, direct expenses are generally controllable by the supervisor, but supervisor cannot control the bigger cost like a rental cost, advertisement cost, उसको authority नहीं उस चीज की। Cost which cannot be influenced by the action of a manager are known as uncontrollable, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, rental cost of factory is uncontrollable by the super floor supervisor as it cannot be influenced by his action। चाहे सुपरवाइजर कितना भी अच्छा काम कर ले, उससे रेंटल की कॉस्ट को क्या फर्क पड़ेगा? अब मैं आता हूं नोट में, इस नोट को अच्छे से पढ़िए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो फंडे को अच्छे से क्लियर करेगा। सर नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, कोई भी कॉस्ट अपने आप में अनकंट्रोलेबल नहीं होती, इट इज ओनली इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, कि क्या उस कॉस्ट सेंटर के लिए हम उसे कंट्रोलेबल माने या अनकंट्रोलेबल, या उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हो? तो कोई भी कॉस्ट, जैसे रेंटल कॉस्ट, वो अपने आप में कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल नहीं कह सकते तुम। अगर मैंने तुमसे सवाल पूछा ना कि बताओ रेंटल की कॉस्ट क्या है, तो तुम बोलोगे सर इनसफिशिएंट डेटा। आपको पहले बताना पड़ेगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो आप। क्लियर है? वेरी गुड सर, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट यार। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई है। चलिए, अब नॉर्मेलिटी वाला एक कॉन्सेप्ट आज हम और कर लेते हैं, और फिर जो एलिमेंट वाइज कॉस्टिंग है ना, वो हम कल समझेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी से हमारा कॉस्ट शीट का एक बेस बनता है। बट नॉर्मेलिटी वाला बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको फटाफट निपटाते हैं आज हम लोग। नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, क्या होता है दोनों में फर्क सर? मुझे बताओ भाई, अगर एक फैक्ट्री के अंदर क्लोथ्स बनते हैं, क्लोथ्स, और फैब्रिक का कॉस्ट लग गया, तो सब लोग सरप्राइज हो गए होंगे, अरे बाप रे, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और फैब्रिक का कॉस्ट लग गया। शिट यार, कितनी एबनॉर्मल चीज हो गई। अबे क्या एबनॉर्मल है इसमें? एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर प्रोडक्शन का वर्क चल रहा है, वो भी क्लॉथ्स का, तो फैब्रिक तो लगना ही लगना है। फैब्रिक की जो कॉस्ट आ रही, इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर यू। सिमिलरली वर्कर लोग काम कर रहे हैं,
उनको लेबर देनी पड़ रही, वेजेस देनी पड़ रही, तो ये कोई सरप्राइज थोड़ी है, ये कोई एबनॉर्मलिटी थोड़ी है, ये तो नॉर्मल बेसिक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑपरेशंस हैं। ये काम तो चलते रहेंगे, लगते रहेंगे, खर्चे तो होते रहेंगे। मशीनें हैं, मशीनों का डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसमें क्या एबनॉर्मल है? लेकिन मुझे बताओ, इस फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए कभी किसी दिन आग लग जाए, फायर, उसकी वजह से 5 लाख रुपए का मटेरियल जल जाता है। अब ये जो कॉस्ट लग गई है भाई, ये जो लॉस हो गया है, इसको नॉर्मल मानोगे या एबनॉर्मल मानोगे? एबनॉर्मल मानेंगे। पर सर ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ, इसकी जरूरत है, इसको पढ़ाने की जरूरत है। सर कोई भी कॉस्ट ना अगर एबनॉर्मल होती है ना, तो उसकी वजह से जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तुम्हारे बिजनेस में, वो महंगा नहीं होना चाहिए। आज एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। तुम्हारे फैक्ट्री में अगर आग लग गई और अगले दिन से तुमने ये बोल दिया कि क्योंकि हमारे फैक्ट्री में आग लगी है तो अब हमारी शर्ट महंगी हो गई है, क्योंकि 5 लाख रुपए तो बर्बाद हो गए हमारे। उस 5 लाख रुपए को हम हमारी हर शर्ट की कॉस्ट में बांटेंगे और कल से हमारी सारी शर्ट 20% महंगी। कस्टमर बोलेगा हाँ यार, बेचारी कंपनी यार, इनके यहाँ आग लग गई है, चलो महंगी शर्ट खरीद लेते हैं। ऐसा होता है क्या? ओए, ऐसा होता है क्या? तुम्हारी शर्ट 1,000 रुपए की बिक रही थी, उस कंपनी में आग लग गई, अब तुमने एमआरपी 1200 कर दी और तुम लिख भी रहे हो बकायदा कि हम 1000 से 1200 कर रहे हैं रेट क्योंकि हमारे यहाँ आग लग गई। कस्टमर बोलेगा मेरे को क्या करना रे भाई, तेरे यहाँ आग लगी है तो तू उसको बियर कर, ये तो एबनॉर्मल चीज है। इससे तुम्हारा जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। प्रोडक्शन की कॉस्ट सिर्फ तभी बढ़नी चाहिए जब कोई ऐसा खर्चा हुआ है जिससे प्रोडक्शन हो रहा हो। ये आग लगना तो एक लापरवाही थी, एक एबनॉर्मल सिचुएशन थी। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कोई भी कॉस्ट को नॉर्मल मान रहे हो कि एबनॉर्मल मान रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कभी कोई ऐसी चीज जो एबनॉर्मल थी और उसका कॉस्ट तुमने अगर जोड़ दिया तो तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा, ओवर कॉस्टेड दिखने लगेगा। कोई नॉर्मल चीज थी और उसको तुमने एबनॉर्मल में डाल दिया तो अंडर कॉस्टेड दिखने लगेगा। देखो क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ, एक फ्लो बताता हूँ। कोई भी एक्सपेंडिचर होगा ना, कोई भी एक्सपेंडिचर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एक्सपेंडिचर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो अल्टीमेटली तो उसको पीएनएल में आने का ही है, वो तो डाउटफुल नहीं है, वो तो अल्टीमेटली पीएनएल में आने का ही है। अब एक तरीका ये होता है कि सर पहले इस एक्सपेंडिचर को तुम क्लासिफाई करते हो कि दिस इज द प्रोडक्ट कॉस्ट, और फिर इस वाले फिगर के बेसिस पे तुम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो, और फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट को पीएनएल में डेबिट कर देते हो कि भाई इतना कॉस्ट प्रोडक्ट मैंने बेचा या बनाया व्हाट्सोएवर। तो मुझे बताओ, अगर तुम इस एक्सपेंडिचर को, कोई भी खर्चे को प्रोडक्ट कॉस्ट में लाए हो, तो उससे ये भी तो इम्पैक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो नॉर्मल चीज़ों को हमेशा प्रोडक्ट की कॉस्ट में लिया जाता है और फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट पीएनएल में जाती है। लेकिन एबनॉर्मल चीज़ें जो होती है ना, वो डायरेक्टली पीएनएल में जाती है। मतलब कोई भी अगर एबनॉर्मल खर्चा हुआ है तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए। इट शुड नॉट गो हियर, वरना गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। क्या आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर कोई खर्च आपका एबनॉर्मल नेचर का है तो खर्च तो है वो, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ खर्च नहीं है, खर्च है तुम्हारा, पीएनएल में डेबिट भी होगा, लेकिन उसकी वजह से जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा ना लोगों के साथ। इट विल बी रॉन्ग थिंग। ठीक है, और आगे समझेंगे हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल को, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब देखेंगे तब और समझोगे। लेकिन मेरे हिसाब से इतना बेसिक जो मैंने आपको बताया वो भी क्लियर ही होना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं बताई मैंने। So these are the normal or the regular cost which are incurred in the normal conditions during the normal operations of organization. मटेरियल की कॉस्ट, लोगों को सैलरी देना, मशीनों का मेंटेनेंस, ये सब तो होता ही रहता है। हाँ, एक बंदा मशीन को लेके आ रहा था, मशीन गिर गई, मशीन टूट गई और मशीन को रिपेयर करवाने में 1 लाख रुपए लग गया, दैट इज एबनॉर्मल। लेकिन हर महीने मशीन की सफाई और मशीन को सर्विसिंग करने के लिए 10,000 रुपए खर्च होते हैं, दैट इज नॉर्मल थिंग। उसका इम्पैक्ट तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी आएगा क्योंकि वो तो सबको करना पड़ता है ना, वो कोई एबनॉर्मल चीज़ थोड़ी है तुम्हारे यहाँ। ठीक है, चलो। जैसे देखो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जिसके अंदर ये सारे काम हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ सामान जा रहा है, सीट लग रही है, सीट का खर्चा, टायर लग रहा है, कार बन रही है, सब नॉर्मल चीज़ें। लेकिन उसी ऑटोमोबाइल कंपनी में एक दिन लोग चले जाते हैं स्ट्राइक में। अब स्ट्राइक की वजह से
स्ट्राइक वाले दिन में जितना भी लेबर था उसको सैलरी भी देनी पड़ी और काम भी नहीं हुआ। ये तो पैसा डूब गया भाई, क्योंकि इससे तो कोई काम ही नहीं कर पाए, अनप्रोडक्टिव हो गया, एबनॉर्मल कॉस्ट। बाढ़ आ गई, काम बंद हो गया, लोगों को भी सैलरी देनी पड़ी और बाढ़ की वजह से मशीनें खराब हो गई, उसको सुधरवाना पड़ा, एबनॉर्मल कॉस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एबनॉर्मल चीजें होती हैं। सो दीज आर द कॉस्ट विच आर अनयूजुअल एंड इरेग्युलर, और वो डेली नहीं होते, बहुत कभी कभी होते हैं। तो बताओ, जैसे मान लो फ्लड हुआ तो रेस्क्यू का काम करवाना पड़ा, उसके लिए रेस्क्यू का खर्चा हुआ। आपने कोई नॉन कंप्लायंस किया था कोविड प्रोटोकॉल का, कि आपको बोला गया था कि भाई सभी लोगों को मास्क लगाना है। अब वहां से भाई मेडिकल की टीम आई, देखी मास्क लगे हैं कि नहीं, देखे तो आधे से ज्यादा लोग मास्क ही नहीं लगाए हैं, तो फाइन लगा दिया गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर। क्या यार, तुम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो मास्क का नियम अच्छे से, फाइन लग गया। अब बताओ, इसकी वजह से क्या मटेरियल की कॉस्ट महंगी होनी चाहिए कि फाइन लग गया है तो महंगी कॉस्ट हो गई, है ना? शिवाक बेटा, वो तो डिपेंड करेगा ना, इंश्योरेंस को बीच में मत लेके आओ। मेरा तुमसे ये कहना है, क्या गुड्स बनाने में बाढ़ आती ही है कि बाढ़ आएगी तभी गुड्स बनेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉस्ट। एक बिजनेस ऑपरेशन को करने में बाढ़ आना जरूरी है क्या? बाढ़ आने से तुमको प्रीमियम मिल गया, बहुत अच्छी बात है, वो तो रिकवरी अलग चीज हो गई। पर मेरा ये कहना है, क्या बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है उससे तुम तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को महंगा करोगे कि नहीं? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि उसकी रिकवरी हो रही है कि नहीं, वो सवाल ही नहीं है यहाँ पर। ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं इरिकवरेबल है या रिकवरेबल है, रिकवर हो जाएगा तो पीएनएल में क्रेडिट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट में इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, चाहे रिकवरी हो चाहे रिकवरी ना हो। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल कॉस्ट एक ही बात है। शिवक भाई समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो चीज एबनॉर्मल है ना, उसको टच भी नहीं करना है प्रोडक्ट के साथ। जो चीज एबनॉर्मल है उसका चाहे खर्चा हो, उसका चाहे गेन हो रहा हो, कोई एबनॉर्मल गेन हो गया तो भी नहीं। जो नॉर्मल चीजें हैं बस उसी की कॉस्ट तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़नी चाहिए। So abnormal cost are the cost of organization but will not be added while calculating the cost of cost object. Cost object मतलब जो चीज अपन बना रहे हैं, बेच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट है, अपनी जॉब है, अपनी सर्विसेज हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, उनकी कॉस्ट में वो एबनॉर्मल चीज नहीं जुड़नी चाहिए, वो डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट हो जानी चाहिए। Without routing through the product cost, it should directly debit to P&L as a abnormal loss. ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इसके साथ सर हमने मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट कर लिया आप लोगों के साथ। तो ये करेंगे हम लोग एलिमेंट वाला क्लासिफिकेशन, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग के ही मैंने एक और नोट्स भी डाले हैं पार्ट बी वाले, जिसमें हमारे पास एमसीक्यू और थ्योरी है, तो वो भी कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मतलब मोस्टली मुझे लग रहा है जो अगला लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर, उसके हाफ पार्ट में हम लोग विद क्वेश्चंस इसको कंप्लीट कर देंगे और मटेरियल भी चालू कर पाएंगे। ठीक है ना? विल ऑल्सो बी एबल टू स्टार्ट मटेरियल। और जो फोल्डर मैंने लिंक डाली हुई है, ना, कल तक मैं, आज रात तक उस फोल्डर में मटेरियल कॉस्ट के नोट्स डाल दूंगा, उसको प्रिंट करवा लेना। उसके बाद शायद तुमको प्रिंट नहीं करवाना पड़ेगा, बाकी तो प्रिंटेड तुम्हारे पास बुक्स आ जाएगी। हाँ, बस ये ध्यान रखना भाई, 101 फीचर जो है ना, 101 सिर्फ 101 के बेसिस में बुक्स नहीं आएंगी, उसके लिए जब बैलेंस पे करोगे तभी आएंगी। तो अगर तुम्हारा डिसाइडेड है कि करना है तो फिर रुकना मत 30 सितंबर तक, अदरवाइज बुक डिले हो जाएगी ना आने में। हाँ, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल में जेन्युइन केस है, तुम्हारा रिफंड आना बाकी है, इसलिए तुम रुके हो तो फिर अलग बात है। ठीक है, चलो, बिल्कुल डाल देंगे भाई नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स, चिंता मत करिए आप लोग। तो विश्वास बैच बढ़िया चल रहा है, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है कॉस्टिंग में, और जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए भाई। कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, गूगल फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में उसको भर दो, या इन नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है जी, चलो, ओके रिपोर्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल गाइज। मिलते हैं आप सीधे वेडनेसडे को शाम को 5:30 बजे, कंटिन्यू करेंगे एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को। अभी के लिए तुम्हारा होमवर्क ये है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल चालू नहीं हुए हैं तो डीपीक्यू तो तुमको दे नहीं पाऊंगा। अभी का जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि तुम जो मैंने अब तक पढ़ाया आज उसको पूरा रिवाइज करके आना परसों के लेक्चर के पहले। 2 दिन में तो तुम्हें इतना टाइम मिल ही जाएगा। ठीक है,